मैं यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम BA-LLB के फोर्थ सेमेस्टर के लॉ एंड मीडिया की यूनिट वीडियो ये लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर आपकी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्लस जो आपका सिलेबस है वो सब इसमें कवर्ड होगा। रिविजनल पर्पज की वीडियो है। आई होप आप लोग को पसंद आए। लॉ एंड मीडिया की जो प्रीवियस वीडियोस बनी हुई है उसमें काफी ज्यादा वॉइस इश्यूज हैं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। And please do not forget to subscribe the channel and share the video with your friends as well. Please like the video। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब बात करते हैं कंटेंट्स की कि हम इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट सेक्टर वो डिस्कस करेंगे, लेजिस्लेटिव एफर्ट्स ऑन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, मीडिया एथिकल इश्यूज इन एंटरटेनमेंट, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। ये पांचों की पांचों यूनिट आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, सो आई एम रियली सॉरी अगर वीडियो थोड़ी बड़ी भी होती है, बट हाँ ये वीडियो आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब बात करती हूँ यूनिट फर्स्ट के। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं, एग्जामिन द स्कोप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड ट्रेसेस द एवोल्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इन इंडिया। और इसके साथ साथ हमें बताना है कि ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर का इंडिया में एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब बात करें ब्रॉडकास्टिंग सेंटर की, तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग का बेसिक एलिमेंट होता है लोगों तक बातों को पहुंचाना। ठीक है, एक हमारा कम्युनिकेशन का एक बेसिक एलिमेंट है ब्रॉडकास्ट। कम्युनिकेशन के हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से एक हमारा मीडिया भी होता है, जिसके थ्रू एक जो कम्युनिकेटर होता है अपना जो मैसेज होता है वो लोगों तक पहुंचा सकता है। और हमारा जो मास कम्युनिकेशन है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। मास कम्युनिकेशन तक अगर आपने अपनी कोई बात पहुंचानी है तो वो 2 पार्ट्स में जाएगी, या तो ब्रॉडकास्ट मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया। ठीक है। अब प्रिंट मीडिया जो हमारी होती है इसमें विजुअल एंड ऑडियो दोनों इंक्लूड होते हैं। आप एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो एक तो इसमें कम्युनिकेटर होगा जिसे अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, उससे कोई मैसेज होना चाहिए, कोई रेलेवेंट मैसेज होना चाहिए। मीडियम होना चाहिए। मीडियम हमारा प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। ब्रॉडकास्ट के अंदर हमारा रेडियो ऑडियो एंड विजुअल दोनों चीजें आती है ब्रॉडकास्ट के अंदर। मीडियम के थ्रू आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो, अपने ऑडियंस तक। और ऑडियंस को वो बातें जो आपने लोगों तक पहुंचाई है उन्हें उसे क्या समझ आया या उसका क्या रिलेवेंसी लोगों के लिए रही, तो उसके लिए हम लोग फीडबैक भी करते हैं। तो ये पांचों के पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्योंकि जैसा आप लोगों को ट्रांसफर कर रहे हो क्या उसी सेंस में लोग समझ रहे हैं आपकी बात, तो वो सब हमारा एलिमेंट्स में आता है कम्युनिकेशन के। ठीक है। अब अगर बात करें ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी, तो देखिए इंडिया में था कि मोनोपॉली थी, पहले तो गवर्नमेंट की मोनोपॉली थी। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो हमारा आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब क्या हुआ इसके अंदर ये कर दिया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर दे दी गई कि वो लॉज बना सकता है जो फर्स्ट टू सिक्स शेड्यूल में से दिए गए हैं, जिसमें मीडिया भी उनमें से एक है। अब एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी पहले एयरवेज के ऊपर, एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी गवर्नमेंट की जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1955 में स्ट्रक डाउन करा था। उसके बाद ये डायरेक्ट करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि एक ऑटोनॉमस ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को लाया जाए, और ये जो अथॉरिटी होगी इसका काम होगा कि लाइसेंस इशू करे एंड रेगुलेट करे ब्रॉडकास्टिंग को, मतलब एक अथॉरिटी लाई जाए। और वो अथॉरिटी ध्यान रखेगी कि किसने किसने उसे लाइसेंस दिया है, किस तरह से रेगुलेशन होगा ब्रॉडकास्टिंग का, जिसका ध्यान रखे। इस चीज की बॉडी को स्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास प्रसार भारती आया। प्रसार भारती एक ऐसी बॉडी थी इंडिया के अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग को ध्यान रखती थी, एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी थी जो 1990 में स्टेब्लिश करी गई। अगर ब्रॉडकास्टिंग कोड की बात करें तो कुछ ऐसे AIR कोड दिए हुए हैं हमें 1970 में, जिसके अंदर कोई भी इंसान हो या कोई ब्रॉडकास्टिंग चैनल हो, उसे ये चीजें परमिट नहीं है। क्रिटिसिज्म करना किसी फ्रेंडली कंट्री का वो परमिट नहीं है। आप ऐसे कुछ पब्लिश नहीं कर सकते जो फ्रेंडली कंट्री को क्रिटिसाइज करे, या अटैक ऑन रिलीजियन और कंट्रीज। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे आप किसी भी कंट्री के रिलीजन पर अटैक करें। इंसाइटमेंट टू वायलेंस और एनीथिंग, आप ऐसे कुछ नहीं करेंगे जिससे वायलेंस बढ़े या फिर लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट आप कुछ चीजें ऐसी बोलो जिससे डिस्टरबेंस, मतलब जिससे पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। एनीथिंग ऑब्सीन और डिफामेटरी, कोई भी चीज ऑब्सीन या डिफामेटरी है आपको वो चीज अलाउड नहीं है। कोई भी थिंग जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही हूँ, जैसे आपको पता है कि पहले मीडिया ट्रायल चलता था, मीडिया ट्रायल डायरेक्टली कंटेम्प्ट करता था कोर्ट को, तो उस चीज को बंद करा गया। कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट गवर्नर या जुडिशरी के अगेंस्ट ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा। ठीक है। और कोई भी इंसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेम से अटैक नहीं करेगा। ठीक है। तो ये सारी की और कोई भी अपने डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, और कोई भी हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म नहीं करेगा किसी भी स्टेट का या फिर किसी भी सेंटर का।
तो ये सारे ब्रॉडकास्टिंग कोड लाए गए, ठीक है, 1970 एआईआर कोड 1970 के अंदर ये चीजें थी जिसमें कोई भी सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की कोई भी कंपनी होगी वो ये चीजें नहीं कर सकती। इसके कुछ एथिक्स थे, एथिक्स ये थे कि कोई भी, जैसे हमारा प्रिंट मीडिया होता है वैसे ही इसके भी ब्रॉडकास्टिंग के एथिक्स होते हैं कि मतलब अगर आपको कुछ भी पब्लिश करना है तो आप वो चीजें, ये ऊपर वाले जो 7 कोड है इन सबको ध्यान में रखते हुए आप वो चीजें पब्लिश करोगे। आप ऐसे कुछ पब्लिश नहीं करोगे, ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं करोगे जिससे कम्युनल डिस्टरबेंस ज्यादा बढ़े, या आप ऐसी कोई भी बात का, अगर कोई भी आपके पास चीजें हैं उसको आप रिस्पेक्टफुली उसका रिस्पॉन्स दोगे या कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन करके रखोगे। कोई भी ऑब्सीन या वल्गर चीज है जो आपने बतानी है तो आपको ध्यान रखना है कि वो उस तरह से ना बताई जाए। अब ये सारे वही कोड हैं जो परमिट नहीं करेगा आईआईआर। अब उसके बाद अगर हम बात करें एवोल्यूशन का, कैसे एवोल्यूशन हुआ ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर का, तो देखिए सबसे पहले रेडियो आया था। रेडियो हमारे सबसे फर्स्टली हमारे यूएसए में आया था, कैलिफोर्निया में आया था, सैन जॉइस में, ठीक है। 1909 में रेडियो यूएसए में आया था। उसके बाद इंडिया रेडियो मतलब द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे को इंट्रोड्यूस करा गया 1923 में। और इसी बिहाफ पे कलकत्ता रेडियो क्लब को भी इंट्रोड्यूस करा गया 1923 में। और उसके बाद मद्रास रेडियो क्लब क्लब स्टार्ट हुआ 1924 में। तो सबसे पहले हमारा रेडियो आया 1923 के अंदर। और इसके बाद जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी उसको स्टार्ट करा गया, उसने ऑर्गेनाइज करा अपना ब्रॉडकास्ट इन 1927 में। उसके बाद उसको इंडियन लिसनर में चेंज कर दिया गया एंड लेटर उसका अगेन उसका नेम चेंज करके उसको आकाशवाणी कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या करा, बॉम्बे एंड कलकत्ता के जो स्टेशन थे, रेडियो स्टेशन थे, उन सबको एज एन फॉर्म कर दिया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से। अब क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हुए वो भी इन्हें बंद करना पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड करा कि रेडियो स्टेशन जो है दिल्ली में चलाते हैं, जिन्होंने उन्होंने एआईआर पे रेडियो स्टेशन चलाया 1936 में। एंड उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के नाम से उसको अडॉप्ट करा 1936 जून में। और इसके बाद 1938 के बाद रेडियो ने एंटायर कंट्री को कवर करा धीरे धीरे करके, जैसे लखनऊ में 1938 एंड मद्रास में 1938। इस तरह से उसने सारा जो हमारा कंट्री थी एंटायर कंट्री को कवर करा। और जब हमारा ब्रॉडकास्टिंग एक न्यू हाउस बिल्ड हुआ था पार्लियामेंट स्ट्रीट में हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, जिसका इनॉग्रेशन 1947 में हुआ था, ठीक है। तो बात करी जाए रेडियो की, सबसे पहले हमारे यूएस में आया, यूएस के बाद इंडिया ने उसे अडॉप्ट करा 1923 किस नाम से था, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के नाम से। अब एक ब्रॉडकास्टिंग एक्ट आया 1997 में। अभी जो ब्रॉडकास्टिंग एक्ट आया था 1997 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिसाइड करा कि एक एजेंसी होनी चाहिए जो रेगुलेट करे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या करा, एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, ब्रॉडकास्टिंग बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस करा पार्लियामेंट में 1977 में। उस बिल के भी यहाँ पे उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये जो प्रोविजंस थे ये ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को लेकर इसके अंदर बताया गया था। तो इसके अंदर कहा जो अथॉरिटी होगी वो लाइसेंस इश्यू कर सकती है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के ऊपर। जब ये एक्ट इनेक्ट हुआ तो इसके अंदर जो अथॉरिटी स्टैब्लिश करी हमने ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी वो इन सब, ये जो हमारे साथ यहाँ पे हमने लाइसेंस लिखे हैं इन सबको वो इंट्रोड्यूस कर सकती थी, उन सबको वो लोगों को दे सकती थी। जिसमें था हमारा कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्ट, कम्युनिटी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट रेडियो ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, डायरेक्ट होम ब्रॉडकास्ट, लोकल रिले सर्विसेज एंड सच अदर सर्विसेज जो कि हमारे एक्ट में बताई गई हो। तो इन सब के ऊपर जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी थी वो काम कर सकती थी, इन सब के ऊपर वो लाइसेंस इशू कर सकती थी ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, ठीक है। अब बात करें इंडिया के अंदर एवोल्यूशन हुआ कैसे, तो प्रसार भारती सबसे लास्ट में आया था। प्रसार भारती हमारा 1997 में आया था। और ये आया किससे था, प्रसार भारती के अंदर हमारा ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन दोनों ही थे। ये हमारा 23 नवंबर 1997 में आया था। इसका मेन मोटिव था कि ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट करे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को, ठीक है। अब अगर हम इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव जाने प्रसार भारती के, तो बेसिकली वो ये थे कि ये अपहोल्ड करेगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये ध्यान रखेगा कि कुछ भी ऐसी चीजें ना पब्लिश हो या ऐसे कोई ना हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्टली इंश्राइन कर रहा हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टली वॉयलेशन हो रहा हो। ये ध्यान रखेगा कि नेशनल इंटीग्रेशन को बनाया जा सके। उसके साथ ये सेफगार्ड करेगा कि जितने भी राइट्स हैं सिटीजन्स के उनके बारे में या जो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है वो सब लोगों तक पहुंचे, वो सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे।
और ये अटेंशन देगा जितनी भी फील्ड है हमारी, जो एजुकेशनल फील्ड है उसके रिगार्डिंग लिटरेसी देगा, लोग मतलब लोगों तक लिटरेसी पहुंचाए, एजुकेशनल चीजें पहुंचाए, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो हो रही है, नेशन वाइड जो डेवलपमेंट चल रही है, उन सारी डेवलपमेंट के बारे में लोगों तक पहुंचाया जाए, ये चीज का ध्यान रखेगा। उसके साथ साथ ये क्रिएट करेगा अवेयरनेस, जो वुमेन्स इश्यूज हैं उसको लेके अवेयरनेस क्रिएट करे, और ये चीज ध्यान रखिए कि स्टेप्स लिए जाएं ताकि जो इंटरेस्ट है, जो लोगों का इंटरेस्ट है, जो चिल्ड्रंस हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, उन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके। ये एडिक्वेट कवरेज देगा सारे डाइवर्स कल्चर्स को लेके, ये हमारे सोशल एंड जस्टिस को प्रमोट करेगा, जो राइट्स हैं वर्किंग क्लास के, माइनॉरिटीज के जो राइट है उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। उसके साथ ही एक्सपेंड करेगा ब्रॉडकास्ट फैसिलिटीज को एंड प्रमोट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ब्रॉडकास्ट। तो ये सारे के सारे फंक्शंस या ये सारे ऑब्जेक्टिव थे प्रसार भारती के, ताकि जो ब्रॉडकास्ट सर्विसेज है उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरह से बनाया जाए। ठीक है। उसके बाद जो अब मेन जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ था वो हमारा था 1923 में, जब हमारा ऑल इंडिया रेडियो आया। ठीक है, 1923 में आया था। 1920 में इंडिया ने 1920 में आया, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो था ब्रॉडकास्ट हुआ 1923 में। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के थ्रू हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था। फिर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज सेटअप हो गई 1927 में, जिसमें ये जो थी 1927 में क्या थी, प्राइवेटली ओन थी। क्योंकि 1923 में पहले बॉम्बे में हुई थी, फिर कलकत्ता में हुई थी, फिर मद्रास में भी हो गई थी, फिर शट डाउन कर दिया गया था 1927 में, ये जो थी प्राइवेटली ओन थी। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 1930 में टुक ओवर कर लिया था, जिस चक्कर में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे तो वो बंद कर दी गई थी। फिर उसके बाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस लाई गई, और लेटर ऑन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग को चेंज कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो में। उसके बाद तो ऑल इंडिया रेडियो है AIR, इस 1936 में इसको लेटर ऑन जाना गया आकाशवाणी के नाम से। ठीक है। तो ऑल इंडिया रेडियो हमारा बेसिकली वहां से स्टार्ट हुआ था, US से स्टार्ट हुआ था, बट अगर हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में पहले हम स्टार्ट करेंगे रेडियो से, जो कि हमारा 1920s में आया इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद इन्होंने किसान वाणी नाम से एक अपना चैनल बनाया, एग्रीकल्चर चैनल बनाया 2004 में, जिसका मेन मोटिव था, इन्होंने कोलैबोरेशन करा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, ताकि जितने भी लोकल फार्मर्स हैं उनको डेली मार्केट रेट्स के बारे में, जो रिपोर्ट्स हैं, वेदर रिपोर्ट्स हैं, उन सब के बारे में उन्हें पता चल सके, डे टू डे की क्या एक्टिविटीज है उस एरिया की। तो इसलिए किसान वाणी को लाया गया, बेसिकली फार्मर्स के बेनिफिट के लिए इस चैनल को लाया गया। तो सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो की बात करेंगे, फिर हम बात करते हैं टेलीविजन की। तो गवर्नमेंट ने टेलीविजन सेटअप करा था दिल्ली में, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर स्टेब्लिश करा था 20th सेंचुरी में, जो कि हमारा 15 सितंबर 1956 में स्टेब्लिश हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करा था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर भी वो इतना अच्छा लगा लोगों को, इतना पसंद आया कि इसकी डिमांड जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है। क्योंकि टेलीविजन के थ्रू क्या हुआ, लोग अपने जो इमोशंस है, जो इंसाइटमेंट है, वो सब कुछ इंटरचेंज हो रहे थे, लोगों को टेलीविजन बहुत पसंद आया, जिसकी डिमांड बढ़ गई मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इंडियन बिजनेसमैन के लिए वो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो उसके चलते हुए यूनेस्को ने ऑफर करे थे इंडिया को कि $20,000 को, ताकि वो जो कम्युनिटी सेट्स है उसको बाय कर सके, जिसमें US ने इक्विपमेंट्स ऑफर्ड करे थे। तो गवर्नमेंट ने जो टीवी सेटअप करा था वो दिल्ली में सेटअप करा था, टीवी स्टेशन है दिल्ली में, उन्होंने सेटअप करा था एक्सपेरिमेंटल बेसिस में, जिसमें उन्होंने कवर करे थे 40 किलोमीटर्स के एरिया को कवर करा था, और जो प्रोग्राम था वो 20 मिनट्स की ड्यूरेशन पर चलता था, जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि एक टीवी लगा हुआ है, बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं। इवन आप लोगों ने अपने ये बात पेरेंट्स से भी सुनी होगी कि पहले एक बंदे के घर में टीवी होता था, सब लोग वहीं जाके इकट्ठे होके बैठ के टीवी देखते थे। तो वो चीज थी, पहले ये सब चीजें स्टेब्लिश करी गई, काफी ज्यादा लोगों के बीच में ये टीवी की बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई थी। ठीक है। तो उसके बाद जो था टेलीविजन इंडिया में हमारा कब आया, 1956 में आया। ओके। तो अब अगर बात की जाए, पहले रेडियो, फिर हमारा टेलीविजन, फिर आया हमारा दूरदर्शन। दूरदर्शन भी एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर था, ये लार्जेस्ट टेरिस्टेरियल टेलीविजन नेटवर्क था हमारे वर्ल्ड का। ये क्या था, ये 15 सितंबर 1956 में स्टार्ट हुआ था। ये एजुकेशनल एंड जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे उन सब के बारे में बताता था। ये भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट हुआ था, हाफ एन आवर का प्रोग्राम होता था इसके अंदर, दूरदर्शन का आधे घंटे का प्रोग्राम होता था। रेगुलरली टेलीविजन सर्विस का एज अ पार्ट बनाई ऑल इंडिया रेडियो का। उसके बाद ये दिल्ली में 1956, ये दिल्ली में 1956 है, 1965 नहीं है, 1956 में स्टार्ट हुआ। बॉम्बे में 1972, कलकत्ता में 1975, चेन्नई में 1975, ऐसे इसने पूरा अपना इंडिया को कवर कर लिया एंटायर।
तो दूरदर्शन जो था वो स्टैब्लिश हुआ 15 सितंबर 1956 में, और उसके बाद जो हमारा कलर टेलीविजन आया वो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था 1982 में, जब हमारा एशियन गेम्स हुए थे इंडिया में, उस टाइम पे हमारे कलर टेलीविजन को इंट्रोड्यूस करा गया। तो हमारा जो नेटवर्क था दूरदर्शन का, उसके अंदर 64 केंद्र, 1400 ट्रांसमीटर्स, 24 चैनल्स और 23 रीजनल न्यू यूनिट्स उसके अंदर कवर्ड थी। तो बात की जाए तो आप पहले क्या मेंशन करेंगे जब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियो के बारे में, ऑल ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, जो 1923 में आया था, बॉम्बे क्लब से आया था। उसके बाद आप इसमें टेलीविजन के बारे में लिखेंगे तो 1956 में आया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस में। फिर आप दूरदर्शन के बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे हमारा प्रसार भारती के बारे में जो आया। तो ये चार चीजें इस सीक्वेंस में चलेंगी जब एवोल्यूशन की बात आएगी। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ आया हो। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जो है हमारी लेजिस्लेटिव एफर्ट्स ऑन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, जिसमें हमारा प्रसार भारती एक्ट एंड सिनेमाटोग्राफी एक्ट कवर्ड है। इस यूनिट से काफी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रसार भारती एक्ट, व्हाट इज सिनेमाटोग्राफी एक्ट, ऐसे लिखना है सिनेमाटोग्राफी एक्ट के ऊपर। हमें नोट लिखना है ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल के अंदर, काउंसिल के ऊपर। उसके साथ साथ पावर एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिकली फिल्म सर्टिफिकेशन में क्वेश्चन आ सकता है, प्रसार भारती के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर से। अब बात करें लेजिस्लेटिव एफर्ट्स ऑन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था वो 1780 में पब्लिश हुआ था, इंडियन बंगाल गैजेट नाम से, जो कि कलकत्ता में हुआ था। ये पहला स्टेप हमारे में लिया गया भारत के अंदर जो प्रेस है उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसमें गवर्नर जनरल ने 1790 के अंदर क्या करा, रेगुलेशन इशूड कर दी प्रेस के लिए। उस रेगुलेशन के अंदर रिक्वायर्ड था कि कोई भी जो अपना प्रिंट कर रहा है, कोई भी कोई न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिशर के बारे में, प्रोपराइटर के बारे में, सारे मटेरियल को सबमिट करेगा, प्री सेंसरशिप होगी उसकी पहले। तो इसमें क्या करा गया, इसमें प्री लाइसेंसिंग ऑफ प्रेस, मतलब अगर प्रेस ने कुछ भी पब्लिश करना है तो उसका पहले लाइसेंस उसको लेना होगा, पब्लिश करने से पहले एक लाइसेंस इशू होगा। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, कोई भी न्यूज़पेपर जो पब्लिश कर रहा है उसका इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कैनिंग एक्ट लाया गया था, कैनिंग एक्ट हमारा लाया था जो हमारा 1857 के जो रिवॉल्ट हुए थे उसके बाद कैनिंग एक्ट लाया गया है, क्योंकि उस टाइम देखा कि जब बहुत सारे लोग पब्लिश कर रहे हैं न्यूज़पेपर, अपनी बातें उसमें लिख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे वॉयलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो कैनिंग एक्ट लाया गया, और जो कैनिंग एक्ट आया था इसमें इन्होंने बैन कर दिए थे न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए, कि ऐसी कोई भी चीज पब्लिश नहीं होगी जो गवर्नमेंट के या किसी भी गवर्नर के अगेंस्ट में होगी। पहले उसकी पूरी चेक होगी, और जो भी कोई ऐसी चीजें होंगी जो गवर्नमेंट के, गवर्नर के या स्टेट के अगेंस्ट में होगी, सबको वहां से हटा दिया जाएगा। फिर आया वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। अब ये जो प्रेस एक्ट था इसका बेसिक मोटिव ये था कि जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश है उन सबको तो होने दो पब्लिश, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेजेस में, जो इंडियन लैंग्वेजेस में, उन सबको ये पहले चेक करते थे कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मतलब एक बायसनेस कर दिया लैंग्वेज बिहाफ पे। जो इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे उनको बहुत अच्छे से चेकआउट करा जा रहा था, बट जो इंग्लिश में हो रहे थे उनको इससे एक्सक्लूड कर दिया गया था। सीपीसी आईपीसी के बारे में इसमें प्रोविजंस थे। प्रसार, फिर हमारा प्रसार भारती एक्ट है 1990 के अंदर, सीपीसी आईपीसी में हमारा, आईपीसी में हमारा पहले सिडिशन दिया हुआ था कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पब्लिश नहीं कर सकते। प्रसार भारती एक्ट है हमारा 1990 का, इसने रेगुलेशन करा, ठीक है ना, प्रेस एंड मीडिया का एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह इसको फॉर्म करा गया। उसके बाद राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारा 2005 में आया। तो ये सारे के सारे एफर्ट्स लिए गए कि इसके लिए, हमारे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के लिए। आई होप आप लोग को समझ आए हो। बाकी इसका जो एक ब्रीफ है ना इन सबका एक, वो इसकी जो यूनिट की जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रसार भारती एक्ट 1990 की। तो देखिए ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसार भारती एक्ट जो था ये हमारा स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए इसे स्टेब्लिश करा गया। ठीक है, इसको हम प्रसार भारती एक्ट के नाम से जानते हैं, प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के नाम से हम इसे जानते हैं। बिफोर द एक्ट वॉज पास क्या था, दूरदर्शन था, उसके साथ साथ जो ऑल इंडिया रेडियो था और जो आकाशवाणी थी वो डायरेक्टली कौन मैनेज करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मैनेज करती थी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर पहले से गवर्नमेंट मैनेज करती थी। द इंटेंट बिहाइंड द एक्ट वॉज टू ग्रांट ब्रॉडकास्टर मोर ऑटोनॉमी। अब इसका इंटेंट क्या था कि जो ब्रॉडकास्टर है उसको मोर ऑटोनॉमी दी जाए। तो ये जो एक्ट था इसने डीडी एंड एआईआर, मतलब दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो को इसने कवर करा अपने परव्यू के अंदर, प्रसार भारती कॉर्पोरेशन के अंदर ये दोनों के दोनों जो थे हमारा इंक्लूड हुए।
ठीक है। पहले क्या था, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट मोनोपोली थी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली रेगुलेट करती थी। अब इसके क्या फंक्शंस थे। अब अगर बात की जाए तो इसका प्राइमरी फंक्शन तो यही था कि ये क्या करेगी, कॉर्पोरेशन करेगी एंड ऑर्गेनाइज करेगी हमारे कंडक्ट, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का जितना भी कंडक्ट होगा उस सबको ये ऑर्गेनाइज करेगी। उसके साथ ये इन्फॉर्म करेगी एंड एजुकेट करेगी लोगों को, जितने भी हमारे डे टू डे चल रहे हैं या नेशनल लेवल पे जो भी चीजें चल रही है उन सबके बारे में लोगों को बताएगी। ये स्टेब्लिश करेगी एंड मेंटेन करेगी लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरीज फॉर ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन अदर मटेरियल्स के लिए लाइब्रेरीज को मेंटेन करेगी। उसके साथ साथ ये कॉपरेशन करेगी, ठीक है ना। The corporation shall have power to determine and levy fees and other service charges for or in respect of advertisement and such programs। मतलब इसके पास पावर थी कि ये फी जो थी, एक फी अमाउंट ये लगा सकते थे किसी भी सर्विस, अगर किसी को सर्विस करानी है, कोई एडवर्टीजमेंट कराना है तो उसके लिए ये चार्जेस लगा सकते थे। कॉरपोरेशन जो है किसी भी तरह के मतलब कि जो कॉरपोरेशन है ये किसी भी तरह की CIV, मतलब जो भी हमारे मतलब होता है ना, क्या कहते हैं, मतलब किसी भी तरह का इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या ऐसा कुछ नहीं होगा, इसे किसी भी तरह के किसी भी गवर्नमेंट को या किसी के लिए भी ये आंसरेबल नहीं होगी। ये जो कर रही है ये अपने हेड पे आराम से उस चीज को कंट्रोल करके कर सकती है, इसके पास ऑटोनॉमी होती है। ठीक है। और ये मेंटेन करेगी कि कोई भी कंट्री की जो यूनिटी या इंटीग्रिटी है उसको ये खराब नहीं करेगी, और इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको ये ध्यान में रख के ही अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रूल कर देगी, नहीं, वो ये नहीं कर सकती। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी ये भी कुछ नहीं कर सकती। और इसके साथ इंश्योर करेगा कि जितने भी सिटीजन्स के राइट हैं उनको उसके बारे में बताया जाए, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट जो भी कुछ हो रहे हैं उन सब के बारे में बताया जाए। लिटरेसी स्प्रेड करी जाए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर, एंड वो सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो सब प्रमोट करी जाए, हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को बताया जाए। ये कवर करता है हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उन सबको ये कवर करेगा। उसके साथ साथ ये प्रोपोगेट करेगा जो डाइवर्सिटी है इंडियन कल्चर को, उसको कवर करेगा। इंडिया कंट्री के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटीज है उन सबको कवर करेगा, उन सबको प्रोपोगेट एंड प्रमोट करेगा। और उसके बाद जो भी हमारे रूरल एंड वीकर सेक्शन है, ठीक है ना, उनके लिए चाहे वो चिल्ड्रन हो, डिसेबल्ड हो, उन सारी कम्युनिटीज के लिए ये अपनी न्यूज में पब्लिश कर सकता है। चाहे वो कुछ भी, अगर उसे लगता है कि हाँ जी कोई न्यू पॉलिसी आई है या कुछ ऐसा न्यू न्यू चीजें आई है तो उन सबको लेकर ये अपना काम कर सकता है। ठीक है। तो अगर इसके फंक्शन एंड पावर की बात की जाए तो बेसिकली वो यही सारे फंक्शन पावर परफॉर्म करेगा जो कि एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को अच्छा बनाने के लिए इसे करना चाहिए, वो सारे फंक्शंस इसके अंडर में ही आए थे। तो प्रसार भारती एक्ट के कुछ फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसके वही है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखे, लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताए फ्रीली एंड ट्रूथफुली। और उसके साथ ये अटेंशन देगा, स्पेशली अटेंशन देगा एजुकेशन मैटर्स को, लिटरेसी मैटर्स को। उसके साथ ही अप्रोप्रिएट प्रोग्राम देगा लोगों के लिए, जो यूथ है उन सबकी नीड्स के लिए जो प्रोग्राम्स होने चाहिए उन सबको ध्यान में रखेगा। जो हमारे वर्किंग क्लास है उन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, वीकर सेक्शन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। उसके साथ साथ ये सुटेबल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेगा माइनॉरिटीज के लिए। और ये स्पेशल स्टेप्स लेगा ताकि जो इंटरेस्ट है चिल्ड्रंस का, ब्लाइंड का या जो एजेड लोग हैं उन सबका जो भी इंटरेस्ट है उन सबको प्रोटेक्ट करा जा सके। उसके साथ जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो भी फैसिलिटीज है कम्युनिकेशन की कर सकता है वो सब करेगा, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर उसको स्टार्ट करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगा। तो ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रसार भारती एक्ट के। अब इसके ना कितने मेंबर्स होंगे, अब एक्ट बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी ब्रॉडकास्ट हो रही है सब इसके अंडर में आ रही है, तो इसके कुछ मेंबर्स तो होंगे ही। तो जो इसके मेंबर्स है उसमें एक तो हमारे चेयरमैन होंगे, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे, एक मेंबर होंगे फाइनेंस के, एक मेंबर होंगे पर्सनल, एक हमारे 6 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। डायरेक्टर जनरल होंगे आकाशवाणी के, एक्स ऑफिशियल भी हो सकते हैं, डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के भी इसके अंदर होंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो कि मिनिस्ट्री नॉमिनेट करेगी। और 2 रिप्रेजेंटेटिव अप्लाई होंगे हमारे कॉर्पोरेशन के जो कि एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से होगा और एक हमारा अदर स्टाफ से होगा। तो ये सारे की सारे मेंबर्स होंगे हमारे इसके अंदर। अब रिमूवल एंड सस्पेंशन कैसे, अब हमें कैसे पता चलेगा अगर क्या बात उनके चेयरमैन ही कुछ गड़बड़ कर रहा हो, चेयरमैन ने कुछ ऐसी चीजें पब्लिश कर दी जो गवर्नमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है, जिससे वॉयलेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए जो भी इंटीमेशन, इनिशिएशन ऑफ सस्पेंशन,
तो ये हमारा सेक्शन 6 में दिया हुआ है, जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास अथॉरिटी होती है कि जो चेयरमैन या फिर कोई भी मेंबर जो है इस कॉर्पोरेशन उसको सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंशन होगा जब इंक्वायरी हो जाएगी, उन पे जो एलिगेशन लगाई जाएगी, उस एलिगेशन को लगाने के बाद उनके पास ग्राउंड होगा कि वो अपना सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ डिफेंस सही है तो ठीक है, लगता है कि नहीं गलत है तो उनका सस्पेंशन हो जाएगा। अब ग्राउंड क्या हो सकते हैं सस्पेंशन के? इंसॉल्वेंसी हो, अनसाउंड माइंड हो सामने वाला, या उन्होंने कोई कन्विक्शन करा हो, या फिर उन्होंने अपनी पोजीशन का अब्यूज करा हो, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई कॉन्फ्लिक्ट कर दिया हो इंटरेस्ट का, तो ये सारे ग्राउंड्स पर उनका सस्पेंशन हो सकता है। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन हमने अभी देखे। अब आया नेचर ऑफ सस्पेंशन, तो ये जो है टेम्परेरी मेजर का भी हो सकता है इंक्वायरी पूरी होने के बाद दोबारा ज्वाइनिंग करा दी जाए, हो सकता है गलत हो इसलिए इंक्वायरी के बाद ज्वाइनिंग दोबारा हो सकती है। It does not imply guilt, but it intended to ensure fair and unbiased proceeding and protect the integrity of the institution. इसका मेजर जो है ना सस्पेंशन का, वो ये नहीं कि हमें सामने को गिल्टी प्रूव करना है, बट हमने ये ध्यान रखना है कि यार फेयरनेस होनी चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए प्रोसीडिंग, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि दोनों में से किसी भी साइड ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, बायसनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अथॉरिटी एंड प्रोसीजर, तो जो प्रेसिडेंट है वो उनके पास अथॉरिटी है, वो इनको रिमूव कर सकते हैं, और जो फाइनल डिसीजन होगा रिमूव का वो कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट ही करेगा, इंक्वायरी करने के बाद प्रेसिडेंट ही फाइनल डिसीजन देगा। ठीक है, तो प्रसार भारती एक्ट के बारे में देखा जाए तो वो सारे के सारे प्रसार भारती एक्ट के हमने फंक्शंस पढ़े, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। और अब अगर आप बात करो प्रसार भारती एक्ट की पावर्स, तो जो हमने उसके फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है तो आप उसको उसकी पावर्स में लगा सकते हो, लाइक की फीस चार्ज वो कर सकता है। अब उन्हें लगता है कि कोई भी ऐसा कंटेंट है जो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी के खिलाफ हो सकता है, तो वो उसको वहां से हटवा सकते हैं या उसको वहां से रिमूव भी ये करा सकते हैं। पेनल्टीज ये लोग इम्पोज कर सकते हैं सामने वाले के ऊपर, ठीक है ना। और उसके साथ जितने भी डायरेक्टर्स या उनके पास जब भी कोई कंप्लेंट रिसीव्ड होगी तो उसमें दोनों पार्टीज को ये सुन सकते हैं कंप्लेंट के मैटर में, अगर कोई कंप्लेंट इनके पास रिसीव होती है तो ये आपको सीजर्स की पावर्स में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952। तो ये जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है ऐसा 1952 में ये पार्लियामेंट ने इसको बनाया था, इनैक्ट करा था, जिसका मेन जो मोटिव था वो यही था, जो फिल्म्स है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि इंडियन टॉलरेंस के बाहर की मूवीज ही होनी चाहिए, उस चीज को ध्यान रखते हुए ये सिनेमाटोग्राफी एक्ट लाया गया था। ये एक तरीके से दीवार का काम कर रहा था, ठीक है। मतलब ऐसी कोई मूवी नहीं होनी चाहिए जो इंडियन का जो इंडियन कल्चर है उससे बिल्कुल ही बाहर हो जाए, ऐसी कोई मूवी नहीं होनी चाहिए। वैसे आजकल तो ओटीटी चैनल्स आ गए हैं, मतलब ये पुराने लॉज हैं बट आजकल ओटीटी चैनल आ गए हैं जिसपे इतना वल्गर चल रहा है। बट ये चीज ध्यान रखता है कि ये सब चीजें किसी बड़े थिएटर में ना हो, सिनेमाटोग्राफी या किसी चीज का ध्यान रखता है। बट अगर करंट सिनेरियो में देखें तो ये जितने भी एक्ट्स हैं ये सब पुरानी चीजों को डील कर रहे हैं, बट जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं उन सब का इन सब से अभी कोई लेना देना इतना रिलेवेंट नहीं है। अब ये जो था सिनेमाटोग्राफी एक्ट, ये क्या करता था? ये सर्टिफिकेशन अलाउ करता था, ये रेगुलेट करता था पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, मतलब कोई भी मूवी जो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए लगेगी तो वो मूवी पहले सिनेमाटोग्राफी एक्ट मतलब सिनेमाटोग्राफी एक्ट के अंदर फिल्म सर्टिफिकेशन से अप्रूवल लेगी, उसके बाद ही वो मूवी लग सकती है किसी भी थिएटर में या टीवी में, वो मूवी तभी आ सकती है। इसके लिए हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी को हमने स्टेब्लिश करा, जिसको हम सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है इस एक्ट के अंदर। इसके अंदर चेयरमैन होंगे एंड 12 to 25 अदर मेंबर होंगे जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। फिल्म सर्टिफिकेशन इंडिया में हमारा यू मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड, उसे कोई भी देख सकता है, चाहे वो बच्चा हो, पेरेंट्स हो, शादीशुदा हो, मतलब XYZ कोई भी हो उसे देख सकता है अनरिस्ट्रिक्टेड में। यूए मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड है बट विद अ पेरेंटल डिस्क्रिएशन, एडवाइजरी फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स। अनरिस्ट्रिक्टेड है लेकिन पेरेंटल डिस्क्रिएशन है, बच्चों को दिखाना है दिखाए वरना ना दिखाए, अप टू द पेरेंट्स। ए मतलब एडल्ट, मतलब एडल्ट ही उस मूवी को देखेंगे, बच्चे वगैरह उस मूवीज को ना देखें। एस मतलब कुछ स्पेशल क्लासेस के लिए वो मूवीज लगाई जाती हैं। ये इस तरह की जो सर्टिफिकेशन होती है, जब भी आप पहले मूवीज देखते थे तो इस तरह की सर्टिफिकेशन होती थी जो इस चीज का प्रूफ है कि हाँ जी ये जो मूवी है ये सेंसर बोर्ड ने अप्रूवल दिया है इस मूवीज को, ठीक है। अब जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 है, इस एक्ट का जो बेसिक था वो यही था कि इसने प्रोविजन बनाया सर्टिफिकेशन के लिए, कोई भी मूवी जो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए लगेगी उसका सबसे पहले क्या होगा? उसका सर्टिफिकेशन होगा। The act said that the film will not be certified if any of the film is.
कोई भी फिल्म सर्टिफाई नहीं होगी अगर उन फिल्म के अंदर इनमें से कोई भी चीज पाई जाती है, तो जिसमें हमने बात करा है कोई भी ऐसी मूवी जो इंडियन सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो, स्टेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, या जो फ्रेंडली रिलेशन है हमारे फॉरेन नेशन के साथ उसके अगेंस्ट हो, किसी भी पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, किसी भी मतलब डिसेंसी या मोरालिटी के अगेंस्ट हो, या उसके अंदर डिफॉर्मेशन या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में दिया हो, या फिर ऐसा कोई जिसके अंदर हम इंसाइट कर रहे हैं किसी भी ऑफेंस के कमीशन को लेकर जिससे अगला बहुत प्रभावित हो सकता है, तो ऐसी सब चीजें इसके अंदर नहीं होंगी, ऐसा इन्होंने कहा। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? अब ये एक्ट जो है ये लाया गया था, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे जैसे कि उनमें से एक है कि जो फिल्म मीडियम है वो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल होगा कि जितना भी जो स्टैंडर्ड है ना सोसाइटीज का, जो एक स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर, उस चीज को मेंटेन रखा जा सके। ये ध्यान रखिएगा कोई भी अनड्यू कवरिंग ना हो, ठीक है ना, आर्टिस्टिक फ्रीडम एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को लेकर। ये ध्यान रखिएगा कि जो सर्टिफिकेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए सोशल चेंजेस के अकॉर्डिंग। उसके साथ ये एक हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट ऑफर करता है लोगों को। एज फार एज पॉसिबल ही हैज एस्थेटिक वैल्यू एंड गुड सिनेमेटिक कंटेंट। और ये ध्यान रखते हैं कि जो भी सिनेमेटिक कंटेंट हो वो अच्छा हो, लोगों तक एस्थेटिक वैल्यूज ही पहुंचे, कुछ भी वल्गर लोगों तक ज्यादा ना पहुंचे, तो इस चीज को ध्यान ये रखता है। अब जो फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ये जो हमारा फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। एज पर सेक्शन 5D ऑफ सिनेमाटोग्राफी एक्ट के अंदर हमें ये दिया गया है। तो इसके अंदर हमारी एक एग्जामिंग कमेटी होती है, एक रिसीविंग कमेटी होती है, और एक होती है FCAT मतलब कि फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये 3 हर्डल्स को कोई भी फिल्म अगर आपने लगानी है थिएटर में या टीवी पर लानी है, तो ये 3 हर्डल्स को पार करना पड़ेगा। एग्जामिन कम्युनिटी उसको पहले एग्जामिन करेगी, ठीक है। अगर कोई भी फिल्म जो रिजेक्ट हो जाती है 3 में से किसी से भी, या 3 से रिजेक्ट हो जाती है, तो क्या होता है इसके अंदर पुलिस को पावर दी जाती है कि वो सर्च एंड सीजर करेगा। एज पर द CRPC में जो प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंग पुलिस क्या करेगा, सर्च एंड सीजर करेगा उस फिल्म के डायरेक्टर्स को या जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। एग्जामिन कमेटी पहले एग्जामिन करेगी फिल्म के कंटेंट को, क्या है क्या नहीं है। रिसीविंग कमेटी भी उसे रिसीव करके फिर अपने व्यूज देगी, उसके बाद FCAT के पास वो फाइनली जाएगी अप्रूवल के लिए। इन दोनों की रिपोर्ट बनेगी और FCAT के पास जाती है, ठीक है। अब देयरफॉर इट्स बिकम सिग्निफिकेंट टू इंश्योर फिल्म डू नॉट प्रोसेस सेक्शन। अब ये मेजर ध्यान रखते थे कि जो सेक्शुअलिज्म है या कॉम्युनल हेटर्ड है या कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स है या एक्सट्रीम वायलेंस, ये सब चीजें ना दिखाई जाए, तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखते थे। हमारा बैंडिट क्वीन वाली जो मूवी थी उसको कितना ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया था कि ये जो मूवी है ये इंडियन स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, इंडियन के इश्यूज के खिलाफ है। लेकिन इस मूवी में कहा गया था कि बेशक ये इंडियन स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, लेकिन इस मूवी का मोटिव ये नहीं था कि ये सोसाइटी के अंदर वल्गरिज्म को फैलाए। इसका मोटिव सिर्फ इतना था कि ये एक हार्श रियलिटी जो है, जो सोशल इवेंट्स थे उस टाइम पे जिस तरह से उन्हें ट्रीट करा गया, उस सब सिनेरियोज के बारे में इस मूवी में बताया गया था। तो ये एक केस लॉ था इसका, बैंडिट क्वीन का, जो हमने इसकी मेन वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब तो अब अगर हम यूनिट 3 देखें, तो यूनिट 3 के अंदर हम जितने भी एडवर्टीजमेंट लॉज एंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट एक्ट आया था 1954 का, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिशन एक्ट है 1986 का, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहिए। अब अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो बेसिकली आए हैं डिस्कस द ऑब्जेक्ट एंड मेन फीचर्स ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन्स एक्ट का आया है 1986 का। एंड व्हाट इज एथिकल एडवर्टीजमेंट, कैन अ कंपनी बी सूड फॉर फॉल्स एडवर्टीजमेंट। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली या तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को लेकर आते हैं, या फिर ऐसे जनरल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर है ना, राइट एन ऐसे ऑन द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। अब रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है रेडियो एंड टेलीविजन पर, तो रिस्ट्रिक्शंस हमने पढ़ी हैं पीछे, जो AIR मतलब जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो कोड था उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो फॉर एज लॉज रिलेटिंग टू डिफॉर्मेशन एंड ऑब्ससेनिटी आर कंसर्न। अब लॉ ऑफ डिफॉर्मेशन ऑब्ससेनिटी की बात हो रही है, तो ऑब्ससेनिटी की बात होती है तो इंडिसेंट प्रेजेंटेशन के बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं, जो लॉज इसमें दिए गए हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट में से ना। अब अगर एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 की बात करें, तो वो जो एडवर्टीजमेंट एक्ट है 1954 का, उसको कहते हैं ड्रग्स एंड मैजिक ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, यही वाला एक्ट है वो, ठीक है। ये जो एक्ट है ये वेल नोन लेजिस्लेशन है 1954 की, और ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हमारा लेजिस्लेशन लाया गया था। इसके अकॉर्डिंग कोई भी ड्रग्स या मैजिकल रेमेडीज
ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो एडवर्टीजमेंट है वो इंक्लूड करता है किसी भी तरह का नोटिस, सर्कुलर, लेबल या कोई भी रैपर या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट या कोई भी अनाउंसमेंट जो ऑरली करी गई हो या किसी वे ऑफ मतलब किसी तरह से उसको प्रोड्यूस करा गया हो या उसको ट्रांसमिट करा गया हो किसी साउंड से या स्मोक से, तो वो सब किस में आता है, वो सब हमारा एडवर्टीजमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, एज पर एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 और एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, इसी को कहा जाता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। अब इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, आपको अगर एडवर्टीजमेंट करना है ना तो इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं। अब ये वाली गाइडलाइंस भी आप पीछे लिख सकते हो और वो वाली भी आप इसमें मर्ज कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो जो एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस है, कोई भी सिगरेट बेस्ड टोबैको प्रोडक्ट या फिर पान मसाला अल्कोहलिक ड्रिंक या कोई भी ऐसे इंटॉक्सिकेंट होगा या फिर कोई भी गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी को जो प्रीशियस स्टोन है, वो सब कुछ अलाउड नहीं है ब्रॉडकास्ट के लिए। आप वो सब ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे। ठीक है। उसके बाद 10% जो भी कोई एरेटेड वाटर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, आपको उसके अंदर एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि इसके अंदर बीवीओ ना हो, और इसके साथ साथ कितना परसेंट क्या इसके अंदर है वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो। उसके साथ ये बात करता है कि आपका कोई भी जो मेडिकल प्रोडक्ट्स है, आप बेसिकली ये डील करता है कि कोई भी जो भी मेडिकल प्रोडक्ट है, अगर आपने कोई मेडिकल प्रोडक्ट बनाया तो आप उसकी जो 5 कॉपीज हैं उसकी स्क्रिप्ट की देंगे। हिंदी में दे सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ठीक है। और 5 कॉपीज आप देंगे उसके इंग्रेडिएंट्स की कि कितना परसेंट आपने उसके अंदर डाला है, जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं वो कितने परसेंट या कितने रेशियो के हिसाब से आपने उसमें डाला है। उसके साथ साथ एक सैंपल आपको अप्रूवल कराना पड़ेगा ड्रग्स कंट्रोलर से, ब्रॉडकास्ट से पहले आपको वो जो सैंपल है उसको क्या कराना पड़ेगा, उसको अप्रूव कराना पड़ेगा ड्रग कंट्रोलर से, उसके बाद ही वो एडवर्टीजमेंट होगा। मेडिकल स्पॉट्स आर ऑलवेज एक्सेप्टेड एज फिक्स स्पॉट, जितने भी मेडिकल स्पॉट्स होंगे उन सबको एज अ फिक्स ही माना जाएगा, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे चेंजेस नहीं करे जाएंगे। एड जो है वो कोई भी ऐसा, एड शुड नॉट कंटेन एनी एक्सेक्रेटेड सुपरलेटिव और मिसलीडिंग क्लेम, मतलब एड के अंदर कोई भी मिसलीडिंग या फिर सुपरलेटिव या ऐसे कोई भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो एकदम फॉल्स हो, ऐसा कुछ भी उस एड के अंदर कंटेन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब कुछ ऐसे वैसे कहा गया जितने भी लोग को एडवर्टीजमेंट करना है, जितने भी लोग को अपना एड को ब्रॉडकास्ट कराना है, ठीक है, तो उनको ये जो कुछ एक्ट्स है इसके बारे में फेमिलियर होना चाहिए, जैसे कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग्स कंट्रोल एक्ट 1950, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, कॉपीराइट एक्ट 1957, फार्मेसी एक्ट। तो जितने भी लोग हैं जिन्हें एडवर्टीजमेंट करना है दे मस्ट बी फेमिलियर अबाउट दीज लॉज। ठीक है। अब advertisement shall be so designed as to conform to laws of country and should not offend against decency, morality and religious। अब देखो जितने भी ऐड आप कर रहे हो उनमें से कोई सा भी ऐड जो है वो या तो कंट्रीज के लॉज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए या फिर डिसेंसी या डिफेंसी या मोरालिटी रिलीजियस किसी भी चीज के वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए आपका ऐड। ठीक है, ऐसा ना हो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर रहा हो, कम्युनिटी को ना फेवर कर रहा हो, मतलब किसी भी तरह का बायसनेस ना हो ऐड के अंदर जिससे कि किसी तरह का हेट बढ़े लोगों के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उस ऐड के अंदर। तो नो एडवर्टीजमेंट शेल परमिट जो क्या है, जो अगेंस्ट है जो अगेंस्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के जो अगेंस्ट है वो अलाउड नहीं होगा। किसी भी एक्ट के अंदर अगर क्रिमिनलिटी है तो वो भी अलाउड नहीं होगा। कोई भी ऐसा एक्ट जो रेस, कास्ट, कलर, क्रीड या नेशनैलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो भी अलाउड नहीं होगा। जो एक्सप्लॉइट करे नेशनल एम्बलम को या फिर जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कहीं से कहीं ना कहीं से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो भी अलाउड नहीं होगा। या ऐसा कोई भी एक्ट जो फॉरेन रिलेशंस को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, तो नो एडवर्टीजमेंट शैल परमिट। अगर ऐसा कुछ आ जाए कि किस टाइप के एडवर्टीजमेंट परमिट नहीं होंगे तो आप उसके अंदर ये जो हमने अभी पढ़े हैं वो सब आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि हाँ जी इस टाइप के एडवर्टीजमेंट परमिट नहीं होंगे। अब है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टीजमेंट। हमारे जो ये एडवर्टीजमेंट एक्ट है इसको शॉर्ट में एडवर्टीजमेंट एक्ट बोलते हैं, तो इसने कुछ प्रोहिबिशंस करे हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट इसने बंद कर रखे हैं जो कि हमारे सेक्शन 3 के अंदर दिया है, जिसमें है सजेस्ट द यूज ऑफ ड्रग, ऐसे यूजेस जिसमें आप किसी को कह रहे हो कि प्रोक्योरिंग मिस कैरेज और प्रिवेंटिंग कंसेप्शन इन वुमेन, या ऐसा कोई भी एड जिसमें इंप्रूविंग और मेंटेन सेक्सुअल प्लेजर, या ऐसा कोई भी है जिसमें आप करेक्टिंग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बारे में बता रहे हो, या ऐसा कोई भी ट्रीटिंग और प्रिवेंटिंग डिसीज एंड कंडीशन लिस्टेड इन द स्केड्यूल। हमारी कुछ डिसीज हैं जो हमारी स्केड्यूल में लिखी हैं, आप उन स्केड्यूल्स के ऊपर कोई भी ऐड नहीं रन कर सकते, जिसमें से हमारी जैसे कैंसर की हो गई, डायबिटीज की हो गई, ब्लाइंडनेस की होगी, पैरालिसिस की हो गई,
ऐसी जो डिसीज है उनके बारे में उसमें मेंशन है कि आप उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट नहीं रन कर सकते। ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में सेक्शन 4 के बारे में दिया है कि कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट जो सामने वाले को मिसलीड कर रहा है या आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो। काफी ऐसे प्रोडक्ट शायद आप लोग ने मार्केट में देखे होंगे ना कि कहते हैं कुछ है, रिजल्ट कुछ होता नहीं। तो जितने भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उन सबको बंद करने की बात करिए इसमें, कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है तो। प्रोहिबिशन ऑफ मैजिक रेमेडी एडवर्टीजमेंट। अभी तो मैजिक रेमेडीज एडवर्टीजमेंट बेसिकली आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, या फिर कभी आपने फेयरनेस का भी देखा होगा, ये ऐसे लगा लो गोरे हो जाओगे या कुछ भी वट एवर। तो वो सब जो वैदिक रेमेडीज के बारे में जो सजेशन देते हैं उन सबको बंद करने की बात करी गई है। प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि इंडिया में प्रोहिबिट है, इंडिया के अंदर बंद है, तो उन सबको इसमें प्रोहिबिट करने की बात करी है। पेनल्टीज फॉर वायलेशन। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहा है या फिर कोई मैजिक रेमेडीज को बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहा है, या फिर जो हमारे सर्टेन एडवर्टीजमेंट बंद है कि रद्द है कि आप उस पर नहीं एडवर्टीजमेंट कर सकते, अगर कोई उन ग्राउंड्स पर एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो उस केसेस में उन पर पेनल्टीज लगेगी। और पेनल्टीज के साथ साथ ऐसा हो सकता है या तो फाइन भी लग सकता है या 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है पहले कन्विक्शन पे। दोबारा अगर वही सेम काम हो रहा है तो 1 साल की भी जेल हो सकती है और फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है। अब उनके पास पावर भी होती है कि अगर इन्हें ऐसे लगता है कि हाँ जी कोई इंसान है जो इंडल्ज है ऐसे एडवर्टीजमेंट्स में और वो जो है मिसलीड एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या है, इसमें एक्ट एम्पावर करता है ऑफिसर को कि वो क्या कर सकता है, वो सर्च एंड सीजर कर सकता है उसके प्रेमिसेस में जाके। जब हमें पता चल रहा है कि हाँ जी इसने वॉल्यूशन करा है तो उसके प्रेमिसेस में जाके सर्च एंड सीजर कर सकता है। ठीक है। वो जो एडवर्टीजमेंट है उसको सीज कर सकता है और जो डॉक्यूमेंट जो अदर मटेरियल फैक्ट्स हैं उन सबको वो सीज कर सकता है और एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड्स को, एंड जो मटेरियल्स हैं उनको एविडेंसेस के लिए प्रोड्यूस कर सकता है कोर्ट के आगे। ठीक है, जो हमारे सेक्शन 8 बताते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, सो बेसिकली ये जो एक्ट है वो है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये जो एक्ट था ये बेसिकली इसलिए लाया गया था ताकि वुमेन्स की जो डिग्निटी है और जो रिस्पेक्ट है उसको बनाया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ वुमेन्स की एक अलग रिस्पेक्ट है सोशली, तो उस चीज को मेंटेन रखा जा सके इसलिए ये एक्ट लाया गया था। ये जो एक्ट था ये प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन की, मतलब वुमेन की किसी भी तरह की जो रिप्रेजेंटेशन हो किसी भी एडवर्टीजमेंट में या फिर किसी पब्लिकेशन में या फिर किसी राइटिंग में या किसी पिक्चर में। अगर कोई इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रही है किसी भी वुमेन की फिगर की या फिर उनके किसी भी बॉडी पार्ट की, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है जो कि इनडिसेंट है और डेरोगेटरी है, ठीक है, किसी भी वुमेन के लिए, या फिर इसका इंटेंशन ही यही है कि लाइफ डिप्रेव करा जाए या फिर करप्ट करा जाए और इंजर करा जाए पब्लिक मोरालिटी को। तो इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी वुमेन की फिगर हो गई या उनका बॉडी पार्ट हो गया उसको अपने एडवर्टीजमेंट में या फिर किसी भी पब्लिकेशन में इस्तेमाल करता है तो उन सबको प्रोहिबिट करा गया इस एक्ट के अंदर। इन शॉर्ट इस एक्ट के अंदर ये है कि कोई भी इंसान वुमेन की किसी भी तरह की किसी भी बॉडी पार्ट का या किसी भी फिगर का अपने एडवर्टीजमेंट में यूज नहीं करेगा जिसका इंटेंशन ये है कि वो पब्लिक मॉरल्स को करप्ट करे या फिर लोगों के जो माइंड के अंदर वो करप्शन भरे या फिर किसी भी तरह से वो सब चीजें डिप्रेव कर रही हो किसी भी वुमेन्स को। तो ये चीज इसके अंदर बैन करी गई क्योंकि इंडिया के अंदर बेसिकली वुमेन्स का एक अलग दर्जा है, उस चीज को मेंटेन रखते हुए ये एक्ट लाया गया ताकि जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होती है वुमेन की जो हो रही थी पहले उस चीज को बंद करा जाए। इसका मेन एम यही था कि ये सेफ गार्ड करेगा वुमेन्स की डिग्निटी को एंड जो रिस्पेक्ट है वुमेन की उसको बनाए रखे ताकि किसी भी इंडिसेंट पोर्ट्रेल से उनकी जो रिस्पेक्ट है वो कर्व ना हो। इस चीज का ये बहुत ध्यान रखता है ये एक्ट। इसका सेक्शन 2C बताते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। बेसिकली ये रेफर करता है किसी भी तरह की डेपिशन ऑफ अ वुमेन फिगर फ्रॉम फॉर्म ऑफ बॉडी या फिर कोई भी एनी पार्ट या इस मैनर में उसको डिस्क्रिप्शन करा गया हो जिसका इफेक्ट इस तरह से हो कुछ, या तो इंडिसेंट होना चाहिए या डेरोगेटरी होना चाहिए या डेनिग्रेटिंग होना चाहिए या फिर ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन जो कि डिप्रेव करता हो या करप्ट करता हो या फिर इंजर करता हो पब्लिक मोरालिटी को। ठीक है। तो इसी तरीके का कोई भी डिस्क्रिप्शन आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है, चाहे वो डेरोगेटरी हो
अपमान कर रहा हो वो वुमेन का किसी भी तरह से, ठीक है, या फिर अपमानजनक हो वो, तो ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं होगा। अब चाहे वो एडवर्टीजमेंट फॉर्म में हो, चाहे वो पब्लिकेशन हो, या फिर वो पिक्चर्स हो, वो सब अलाउड नहीं होगा। तो ये सब चीज हमारी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के अंदर इंक्लूड करी गई। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा हो। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, प्लीज आप लोग अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। अब इसी के साथ अब अगर हम आगे बढ़े तो इसका सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ऐसे एड को प्रोहिबिट करना जो क्या करते हैं, जो कंटेन कर रहे हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो ये जो सेक्शन है ये पर्टिकुलरली उन्हीं है, ये जो सेक्शन है पर्टिकुलरली उन्हीं एडवर्टीजमेंट में डील करता है जो शोकेस कर रहे हैं किसको, इनडिसेंसी को, किसी भी वुमेन को मतलब इनडिसेंट दिखा के जो लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बेसिकली उसमें डील करता है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके पास राइट नहीं है ऐसा कुछ भी पब्लिश करने का, या फिर ऐसा इंटेंडिंग टू पब्लिश इन फ्यूचर, ना तो अभी है ना ही फ्यूचर में होगा, और मेक एनी अरेंजमेंट, वो ऐसे कोई भी अरेंजमेंट नहीं करेगा टू टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन, ऐसी किसी भी पब्लिकेशन में पार्ट लेने के लिए, और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट, मतलब ना तो मतलब कोई भी पर्सन के पास राइट नहीं है, वो ऐसा कुछ भी पब्लिश नहीं करेगा जिसका इंटेंट हो या तो आज हो या फ्यूचर में हो। कोई भी व्यक्ति ऐसे कोई अरेंजमेंट नहीं करेगा ऐसी किसी भी पब्लिकेशन को या फिर उसकी एग्जीबिशन के लिए, ऐसी किसी भी एडवर्टाइजमेंट की जिसका जो मेन इंटेंट है वो क्या है, जिसका मेन जो टेंट है वो क्या है, लोअर डाउन करना रेपुटेशन एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, और विच इज इनडिसेंट अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टैंडर्ड। इन शॉर्ट, कोई भी व्यक्ति के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो ऐसे किसी भी तरह का जो एडवर्टीजमेंट है उसको बनाने में अरेंजमेंट करे, या उसकी पब्लिकेशंस के लिए अरेंजमेंट करे, या उसकी एग्जीबिशन के लिए अरेंजमेंट करे, जिसका सीधा सीधा इंटेंट ये है कि वो उसे रेपुटेशन हार्म करनी है वुमेन्स की सोसाइटी के अंदर, या फिर जो इंडिसेंट है हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो चीजें इंडिसेंट है उसको बंद करा गया इस एक्ट के थ्रू। इसी के अंदर बात आती है सेक्शन 4 की, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स पैम्पलेट एक्सेट्रा। ये हमारा वही बात करता है कि कोई भी बुक या कोई भी पैम्पलेट जिसके अंदर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के बारे में बात करी गई है, तो ये उन चीजों उन सारी चीजों के बारे में डील करता है। ठीक है। अब ये हमारा आईपीसी के अंदर भी दिया हुआ सेक्शन 299 के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो आईपीसी, अभी तो आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, आप लोग के में आगे आएगी 5th सेम में ना। दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट डायरेक्टली ये डील करता है विद रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी प्रोडक्शन को लेके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, हायरिंग सेलिंग सर्कुलेशन, मतलब इन शॉर्ट किसी भी बुक के ऊपर चाहे वो कैसी हो, कोई भी प्रोडक्शन में हो या डिस्ट्रीब्यूशन में हो या किसी भी सर्कुलेशन में हो, कोई भी ऐसी बुक टैम्पलेट पेपर स्लाइड फिल्म राइटिंग कुछ भी हो, उसमें से आप किसी में भी वुमेन को इनडिसेंटली यूज नहीं कर सकते, ना ही आप किसी भी ऑब्सीन मैनर में उनको शो कर सकते। तो इस चीज को प्रोहिबिट करा गया है। अब सेक्शन 5 बात करता है पावर टू सर्टेन सीजन। तो हमारा जो इसके सेक्शन 5 के अंदर दिया है कि जो इस सेक्शन के अंदर ग्रांट करता है कुछ फॉलोइंग पावर्स दिए, जो गेजेटेड ऑफिसर होगा जो अथोराइज करेगा स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास पावर होगी कि वो इन जुरिडिक्शन में काम कर सकता है विदाउट एनी असिस्टेंस इफ रिक्वायर्ड। क्या वो क्या कर सकता है, एंटर एंड सर्च कर सकता है उस प्लेस पर जहाँ पे उसे लगता है कि हाँ जी ये रीजनेबल टाइम है और उसका ऐसा बिलीव है कि यहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। वो सर्च सीज कर सकते हैं ऐसे किसी भी एडवर्टीजमेंट को या किसी भी बुक को या किसी भी पैम्पलेट को या पेपर को स्लाइड को, किसी भी ऐसी चीज को वो सीज कर सकता है जिसमें वो मानता है कि नहीं ये इनडिसेंट तरह से इसको बनाया गया है और इसके अंदर इनडिसेंटली वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन करी है, ऐसे किसी भी न्यूज़पेपर और बुक हो उसको वो सीज कर सकता है। ठीक है। और उसके साथ साथ वो एग्जामिन भी कर सकता है, उन सारे रिकॉर्ड्स को मंगवा सकता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो मटेरियल है जो उस प्लेस पे फाउंड हुए हैं उसके साथ साथ वो और भी मंगवा सकता है, सामने वाले को कह सकता है कि वो अपने एविडेंसेस को फर्निश करे। उसके साथ इधर कुछ एक्सेप्शन है, अब इस रूल की कुछ एक्सेप्शन है। एनी ऑफिसर कैन नॉट एंटर इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग विदाउट अ लीगल वारंट। कोई भी ऑफिसर किसी भी प्राइवेट ड्वेलिंग के अंदर बिना लीगल वारंट के अंदर नहीं जा सकता। Power of search, power of seizure of document is restricted to only those documents which are deficient indecency and that are against the provision of this act। अब ये बात करता है कि आप सीजर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का करोगे, आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को सीज करोगे जिसके अंदर इनडिसेंट तरीके से वुमेन्स को दिखाया गया है, आप सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को सीज करोगे
There are only search articles, documents or advertisement need to be separated from the rest without affecting the integrity, utility और sellable value thereof. In short कि जो भी ऐसे एडवर्टीजमेंट है जिसके अंदर वुमेन्स के बारे में बताया, इंडिसेंसी के बारे में, हम सिर्फ उसी को सीजर करेंगे, उसी को ही हम बंद कर सकते हैं, हम पूरा नहीं बंद करने वाले उसमें। उसके बाद ये जो प्रोविजन है कोड ऑफ मतलब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, इस पे सर्च एंड सीजर का जो प्रोसीजर होता है वो सारे इसके ऊपर अप्लाई होगा। उसके बाद लास्ट इज ऑफिसर है जो सीज करेगा कुछ भी अंडर दिस सेट शेल एज सून एज पॉसिबल हैव टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड टेक हिज ऑर्डर। अब कोई भी ऑफिसर जो इनको सर्च एंड सीजर में जाएगा वो क्या करेगा, जल्द से जल्द जो वहाँ का नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसको उस बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ पावर्स होती हैं। अब इसमें पेनल्टीज भी होती हैं, या तो 2 साल की जेल हो सकती है एंड फाइन, या फिर बोथ। तो यहाँ पे जेल भी होगी और फाइन भी होगा, और का ऑप्शन ही नहीं है, या तो 2 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड फाइन या फिर दोनों। या फिर 6 मंथ हो सकती है जो एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक, और फाइन हो सकता है 1 लाख का। ठीक है, तो इसमें इस बारे में बताया सेक्शन 8 कहता है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। इसमें कुछ ऑफेंसेस हैं जो कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है। अब इसके अंदर ये हमने केस लिखा है, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह 1996 का केस है। इस केस के अंदर जो बॉबी आर्ट था उसने क्या करा, इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाई बैंडेड क्वीन का, जो हमने पीछे भी पढ़ा था ना बैंडेड क्वीन। उसका बेसिकली इस तरह से उसका टाइटल है। इसके अंदर इन्होंने क्या करा, इन्होंने ग्राफिक मतलब जो सेक्सुअल सीन्स और सेक्सुअल वायलेंस है इसको उन्होंने दिखाया। इसमें पिटिशन ने आर्ग्यू करा है जो फिल्म है वो ऑब्सीन एंड इंसल्टेड है वुमेन्स के लिए। इसमें पिटिशनर तो इसने कहा कि जो फिल्म है ये कहीं ना कहीं ऑब्सीन है और बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही है वुमेन की। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एंड इट हेल्ड दैट इट पोर्ट्रेट द हार्श रियलिटी ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो वो जो फिल्म थी वो इंटेंशनली किसी को ये नहीं दिखा रही थी कि हाँ जी सोसाइटी में ऐसा चलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। बट ये जो फिल्म थी ये एक हर्ष रियलिटी दिखा रही थी वुमेन्स लाइफ की, एंड ये जो है प्रोटेक्टेड है अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। The decision explained that not all graphic depiction of women amount to indecent representation, especially which intended to highlight social evils. तो इसी जो बैंडेड क्वीन के केस के नाम से फेमस है ये वाला केस, तो मोस्टली सब लोग उसको बैंडेड क्वीन के नाम से ही जानते हैं। तो इस केस के अंदर कहा गया है कि कोई भी ऐसी अगर कोई बंदा जो ग्राफिक्स को यूज कर रहा है वो भी सोसाइटी के जो सोशल इविल्स है उसको दिखाने के लिए, तो वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर नहीं आएगा, वो उसका राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट केस है अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2014। इस केस के अंदर क्या हुआ था, मैं मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम हेकलिन टेस्ट, जो हमारा हेकलिन टेस्ट होता है उसको मोर प्रोग्रेसिव बनाया गया कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा हेकलिन टेस्ट होता है उसको बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाया गया। इसमें कहा गया सेमी न्यूड फोटो पब्लिश इन अ मैगजीन लेड टू चार्जेस अंडर सेक्शन 292। इसी में बात की गई अगर आप किसी भी सेमी न्यूड फोटो को पब्लिश करते हो किसी वुमेन की, ठीक है, तो वो हमारे 292 आईपीसी के अंदर चार्जेबल होगा। द सुप्रीम कोर्ट हैड दैट मटेरियल्स यूज्ड बी इवेलुएट इन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो इसके अंदर मटेरियल यूज हो रहे हैं वो हमारा कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के कंटेम्प्रेरी होने चाहिए। The modern approach aligns with the intent to indecent representation of women prohibition act to prevent harmful and degrading representation of women। अब इसके अंदर ये चीज कहा गई कि इसमें जो इन्होंने सेमी न्यूड फोटो बनाई थी, इन्होंने पब्लिश करी थी फोटो। ठीक है, तो इन्होंने कहा ऐसा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये उस टाइम पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मटेरियल्स हैं वो उस तरह से एवोल्यूएट करे जाएंगे और कॉन्टेक्स्ट से कि जो हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको वो वॉयलेट ना करें। और उनका मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग डिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रोहिबिशन एक्ट है, इसका मोटिव है प्रिवेंट करना हार्मफुल एंड डिग्रेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को। ये नहीं कह रहा कि अगर कोई लेजिटिमेट आर्टिस्टिक या फिर किसी तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उस कॉन्टेक्ट को, उस पे नहीं वो बैन कर रहा, वो बैन कर रहा है किसी भी तरह का जिसका मेन ही मोटिव हार्मफुल है या फिर वो डिग्रेड कर रहे हैं वुमेन को, उस चीज को बैन करा गया है। और जो सेमी न्यूड फोटोज आर्टिस्टिक ने जिस तरह से उसे रिप्रेजेंट करा, तो हो सकता है वो इतनी ज्यादा न्यूड ना हो, तो इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। आर्टिस्टिक को अलग करा गया, और हमारा जो लोग नॉर्मली किसी एडवर्टीजमेंट में ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे सामने सोसाइटी को डिप्रेव हो रहा है या मॉरल्स बेकार हो रहे हैं, उस चीज को अलग रखा गया और आर्टिस्टिक वैल्यू को इसमें अलग करा गया। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ। तो अब अगर हम बात करें यूनिट फोर्थ की, तो यूनिट फोर्थ बात करते हैं एथिकल इश्यूज इन एंटरटेनमेंट, मतलब जो भी हमारे एथिकल इश्यूज हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड उस बारे में हमारा यूनिट फोर्थ बात करता है। इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो बेसिकली ये आए हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस एथिकल इश्यूज इन एंटरटेनमेंट। हमें एग्जामिन करना है क्या एथिकल इश्यूज रह चुके हैं एंटरटेनमेंट को लेके, क्या एथिकल इश्यूज हैं रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट। उसके साथ साथ हमें डिस्कस करना है वेदर
इज इट परमिसेबल टू इम्पोज प्री सेंसरशिप ऑन द न्यूज़पेपर्स इन इंडिया? तो इसके बारे में आप सबकी जो अपने ओपिनियंस हो, क्या आप लोग को लगता है कि प्री सेंसरशिप जो है न्यूज़पेपर्स पे लगानी चाहिए इंडिया के अंदर? एक्सप्लेन द अवर स्टेटमेंट विद सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है। अब है नेक्स्ट, व्हाट इज द कांसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया एथिक्स, डिस्कस द वेरियस एडवर्टाइजमेंट एथिक्स इन इंडिया। तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में अब हम इस वीडियो के मतलब इसके आगे वाले जो यूनिट है इसमें हम ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। अब पहली बात तो देखो, मीडिया एथिक्स होता क्या है? एथिक्स बेसिकली होता है कि जब आप अपनी बात को, आपकी जो बात है आप उसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कितने अच्छे से आप अपनी बात को रख रहे हो, वो सब कुछ एथिक्स में आता है। लाइक आप उसमें कोई वल्गर लैंग्वेज या अब्यूजिव लैंग्वेज आप उसमें ना यूज करो, वो सारा कुछ हमारा एथिक्स के अंदर कवर होता है। अब बात करें मीडिया एथिक्स की, तो मीडिया एथिक्स में क्या आता है? मीडिया एथिक्स बेसिकली ये इसलिए होता है कि जो भी कोई टेलीविजन पे या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में आप कुछ पब्लिश कर रहे हो, तो वो सब आपका ना एकदम ऑनेस्टी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव ना हो उस चीज के अंदर। आप जो भी कुछ बताओ ऑनेस्टी से एकदम एक्यूरेट तरीके से उस चीज को बताओ। तो वो सब हमारा मीडिया एथिक्स के अंदर आता है। मतलब ये नहीं कि जर्नलिज्म के नाम पर आप कुछ भी बता रहे हो, जैसे कि येलो जर्नलिज्म बहुत ज्यादा चलता है, और ये हर जगह चलता है, इंडिया में ही नहीं बाहर यूएसए में बहुत ज्यादा येलो जर्नलिज्म है। तो कोशिश करी जाए कि वो चीज को ज्यादा ना करा जाए। वो होते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा हाईलाइट करके दिखाते हैं, और जो जेन्युइन में हाईलाइट वाली चीज होती है वो आती नहीं। तो उस चीज पर ध्यान रखा जाए। तो बेसिकली मीडिया की जो एथिक्स है वो इन्हीं सब चीजों में डील करते हैं, कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस रहे, और आप जो भी कोई बात बता रहे हैं आप कोशिश करें कि उससे हार्म ना हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही वॉयलेंस इंक्रीमेंट हो जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अब जैसे कि इसके कुछ फीचर्स हैं, मतलब इसके अंदर कुछ बातें हम मीडिया एथिक्स में लिख सकते हैं, जैसे ट्रूथ एंड एक्यूरेसी। मतलब जो मीडिया जो भी कोई रिपोर्ट पब्लिश कर रही है वो ट्रूथफुल एंड फैक्चुअली होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो फॉल्स रिपोर्टिंग कर रही है जिससे पब्लिक ट्रस्ट भी हार्म हो। ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस, मतलब कि जो मीडिया है वो प्रेजेंट करेगी वो सारे इश्यूज एंड व्यू पॉइंट्स बिना किसी बायस के। ऐसे नहीं होना चाहिए कम्युनिटी वाइज होना चाहिए कि एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है दूसरी को नहीं कर रही। नहीं, फेयरनेस होनी चाहिए, दोनों कम्युनिटीज के हर तरफ से उस पॉइंट्स को रखा जाए। फोर्थ बात, फिर हम बात करते हैं हार्म्स एंड ऑफेंसेस की। मतलब कि जो मीडिया है उसको अवॉइड करना चाहिए कि ऐसा कुछ वो ना करे, ऐसा कोई इंसाइटिंग डिस्क्रिमिनेशन ना करे जिससे वॉयलेंस या फिर इलीगल एक्टिविटीज के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। बेशक मीडिया फ्री है अपनी स्पीच देने के लिए, लेकिन उसके साथ उसको बैलेंस करना होता है कि उसकी स्पीच में ऐसा कोई हिटर ना हो जिससे सामने वाले लोग जो उसे सुन रहे हैं जो उसे देख रहे हैं वो उससे प्रवोक हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। इवन जो ग्राफिक या जो भी कोई ऑफेंसिव मटेरियल दिखाने के लिए, जो कंटेंट को दिखाते हैं ऑफेंसिव, उसके लिए वो ये चीज ध्यान रखें कि वो पहले लोगों को वार्निंग दे उसके बारे में। और जो कोई ऑफेंसिव कंटेंट है वो एज इट इज ऑफेंसिव ऑफेंसिव तरह से ना दिखाया जाए, उसको थोड़ा कवर्ड करके दिखाया जाए ताकि मोरालिटी और स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखा जा सके। तो इन सब का ध्यान रखना मीडिया का ही काम होता है, और ये सब कुछ हमारे मीडिया एथिक्स में ही आते हैं। कंसेंट एंड डिसेप्शन, मतलब कि कोई भी इन जनरल ये होता है कि जो मीडिया होती है वो कोई भी रिपोर्ट किसी भी इंडिविजुअल की विदाउट उनके कंसेंट के नहीं छाप सकते, मतलब उनके कंसेंट के बिना वो उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं कर सकते। जैसे कि पहले मीडिया ट्रायल होता था, पहले जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता था तब तक मीडिया खुद से ही सामने वाले को गिल्टी कर देती थी, जिससे क्या होता था सामने वाले की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती थी और सोसाइटी के अंदर। तो इस चक्कर में मीडिया ट्रायल को भी बंद करा गया कि मीडिया अपने बेसिस पर अपनी ही चीजों से उसको कंडक्ट नहीं करेगी। जैसे होता था ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल होता है तो उससे पब्लिक एट लार्ज भी चीज से इन्फ्लुएंस होती है, तो इन सब चीजों से क्या होता है, इन सब चीजों से प्रेशर पड़ता है जजेस के ऊपर डिसीजन लेने में। तब उस टाइम पे मीडिया के जो ट्रायल था उसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो एक तरह से कोर्ट का कंटेम्प्ट है। कोर्ट कुछ कह रही है, मीडिया कुछ कह रही है, मीडिया कुछ कह रही है बट कोर्ट उस फेवर में नहीं है। तो इस चक्कर में मीडिया ट्रायल को पहले बंद कर दिया गया था, और ये कह दिया गया था कि कोई भी मीडिया विदाउट कंसेंट के ऐसा कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकती, किसी इंडिविजुअल के लिए हो, या वो किसी राइट टू प्राइवेसी का इंफ्रिंजमेंट हो रहा हो, या ऐसे कोई भी प्रोसेस जिसमें इन्वेस्ट अभी अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, वो उसको बाहर नहीं ला सकती विदाउट परमिशन। तो ये सब चीजें हमारी मीडिया एथिक्स के अंदर आती है, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है मीडिया को। अब अगर हम बात करें वॉयलेंस की, मीडिया एथिक्स में एक है हमारा वॉयलेंस। तो वॉयलेंस क्या है? वॉयलेंस हमारा कोई भी अनलॉफुल एक्सरसाइज करना, फिजिकल फोर्स का इंटीमेट करना बाय एग्जीबिशन ऑफ इज टर्म्ड एज वॉयलेंस, उसको हमने वॉयलेंस बोला। अब जो हमारा प्रेस एंड ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट है 1951, इसके अंदर हमें कुछ वॉयलेंसेस बताए हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैटर हमें इसके अंदर बनाए बताए गए हैं, जैसे कि
इंसाइट और इनकरेज एनी पर्सन टू रिसोर्ट टू एनी वायलेंस, मतलब किसी भी व्यक्ति को इंसाइट करना, फिर किसी को भी इनकरेज करना कोई वायलेंस करने के लिए, या फिर इंसाइट इनकरेज करना किसी भी व्यक्ति को मर्डर करने के लिए, या फिर इंसाइट या फिर इनकरेज करना किसी भी पर्सन को कि वो इंटरफेयर करे किसी सप्लाई ऑफ फूड या नेसेसरी कमोडिटीज में कोई इंटरफेयर करे उस चीज के लिए। उसके साथ साथ ऐसी कोई फीलिंग प्रमोट करना लोगों के बीच में, डिफरेंट सेक्शन के पीपल्स के लिए हेट फीलिंग को बढ़ाना, वो सब भी हमारा वायलेंस में आता है। ऐसी कोई भी बुक पब्लिश करना, ऐसा कोई भी मटेरियल पब्लिश करना जो कि इनडिसेंट है और ऑब्सीन है, तो वो सब हमारा वायलेंस के अंदर आता है। जैसे कि ये मूवी में आप ये एक छोटी सी यहाँ पिक्चर गई जिसमें आप देख सकते हैं, जिस तरह से मीडिया रिप्रेजेंट कर रही है उसी तरह से लोगों पर उस चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मीडिया को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि जो चीज वो लोग पब्लिश कर रहे हैं या जो कंटेंट वो लोग ला रहे हैं वो ट्रूथफुल हो, किसी भी तरह से वो बायस ना हो, क्योंकि उसका इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है लोगों के माइंडसेट पर। अब इसी के ना मीडिया वॉयलेंस क्या होता है? मीडिया वॉयलेंस बेसिकली एक तरीका डेप्रिसिएशन होता है या फिर डिसमेंटेशन होता है किसी भी वॉयलेंट का, या फिर किसी भी एक्सप्लिसिट मटेरियल का या किसी भी इमेज का। मतलब कि दैट इज कंसिडर्ड हार्मफुल टू व्यूअर्स, मतलब ऐसी कोई भी इमेज जो वो शो कर रहे हैं लोगों को जो कि उनके व्यूअर्स के लिए हार्मफुल हो सकती है। और वो जो हार्मफुल मटेरियल है वो कैसे शो कर रहे हैं, वो किसी भी मीडिया सोर्स से शो कर रहे हो या वो किसी भी टेलीविजन से शो कर रहे हो या रेडियो म्यूजिक फिल्म लिटरेचर, किसी भी तरह से अगर वो ऐसा कोई कंटेंट शो कर रहे हैं जो कि उसके व्यूअर्स के लिए हार्मफुल हो सकता है, उन सबको मीडिया वॉयलेंस के अंदर कैटेगराइज करा गया। अब कितने फॉर्म्स होते हैं, मतलब मीडिया वॉयलेंस किस किस तरह से हो सकता है? फिल्म के थ्रू भी हो सकता है, आपने देखा होगा कई बार फिल्म इतने वल्गर आ जाती है, इतना ज्यादा कंटेंट खराब आ जाता है, जबकि फिल्म जब आती हैं तो उनको पहले सेंसर बोर्ड से ऑथराइजेशन लेनी होती है, वो पहले सेंटर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेती है, उसके बाद ही फिल्म वहां लग सकती है, और हर फिल्म की अपनी अपनी क्राइटेरिया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म जो है सामने वाले के दिमाग में क्या कर सकती है, वायलेंस को क्रिएट कर सकती है। कोई ना कोई इंसान फिल्म से, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिल्म को देख के काफी मोटिवेट हो जाते हैं, वो चीज। और वही मोटिवेट एक अच्छी सेंस में नहीं, एक बुरी सेंस में मैं कहना चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसे हार्श क्रिमिनल्स देख के उनके माइंडसेट में वो चीजें आ जाती हैं। टेलीविजन सेम थिंग है। कॉमिक बुक, काफी बच्चे तो कॉमिक बुक पढ़ते हैं, कॉमिक बुक में कुछ कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं कुछ कैरेक्टर्स बुरे होते हैं, कहीं ना कहीं वो सब चीजें, एक अगर कोई चिल्ड्रन उस चीज को पढ़ रहा है तो हो सकता है उसके माइंडसेट पे इफेक्ट कर दे। वीडियो गेम्स भी इस चीज में इफेक्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा काफी लोग जितने भी लोग जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें उनके दिमाग पे असर करती हैं। जैसे आई थिंक बहुत सालों पहले का कोई एक गेम था जिस गेम को देख के लोग भी कूद रहे थे, मर रहे थे उस गेम को खेलते खेलते। अब मुझे इस गेम का याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक ब्लू वेल करके शायद कोई गेम था जिससे पहले लोग बहुत ज्यादा इनकरेज थे, उसे खेलते थे, जिससे बहुत ज्यादा डेथ हुई थी लोगों की। रेडियो भी ऐसी मीडिया वॉयलेंस का ही एक पार्ट है। अगर रेडियो में अगर कोई अच्छी चीजें आ रही हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो न्यूट्रल है, हर टाइप की सोसाइटीज के लिए स्टैंडर्ड को मेंटेन रखती है, तो वेल एंड गुड है, क्योंकि रेडियो भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। कहीं ना कहीं अगर रेडियो पे ऐसा कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है जो कि हार्मफुल हो सकता है लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी क्या कर सकती है, वॉयलेंस को बढ़ा सकती है लोगों के बीच में। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वॉयलेंस, वॉयलेंस के तो खैर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने अभी वर्बल, साइकोलॉजिकल, नॉन वर्बल एंड सेक्सुअल वॉयलेंस रखा है। ठीक है। अब इनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इन वॉयलेंस, मीडिया वॉयलेंस का इफेक्ट क्या पड़ रहा है लोगों के ऊपर? मीडिया वॉयलेंस का इफेक्ट ये पड़ रहा है कि डिसेंसिटाइजेशन होता जा रहा है। मतलब कि अगर कोई भी इंसान जो वॉयलेंट चीज देख रहा है मूवीज में, टीवी शोज में, वीडियो गेम में, उसके इमोशन डल होते जा रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड में भी उस वॉयलेंस को कन्वर्ट कर सकता है, फिर वो रियल वर्ल्ड में उन सब चीजों को महसूस कर रहा है, उन सब चीजों को देख रहा है। ठीक है। एग्रेशन इन यूथ, काफी स्टडीज ने ये चीज बताई है, जो बच्चे वॉयलेंट प्ले खेलते हैं, जो वॉयलेंट मीडिया देखते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव और फियरफुल होते जा रहे हैं। यूथ के अंदर सबसे ज्यादा ये चीजें हैं, जैसा मूवीज में देखते हैं वैसा वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी रियल लाइफ में। और आजकल तो इंस्टा और यूट्यूब का ट्रेंड ही ऐसा है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉयलेंस, वॉयलेंस जो है इस तरह से पोर्ट्रेट करा जाता है एक्साइटिंग और हीरोइक विच कैन नॉर्मलाइज इट एज अ सिचुएशन टू प्रॉब्लम। अब वॉयलेंस को इस तरह से ग्लोरीफाई कर दिया है, कभी हीरोइक फॉर्म में कर दिया है, तो उस चीज से क्या हो रहा है, उस चीजों को लोगों ने काफी ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है, उन प्रॉब्लम को काफी ज्यादा क्या कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मीडिया वॉयलेंस का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है लोगों के बीच में। ठीक है। अब इसकी, अब मीडिया वॉयलेंस है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? वॉयलेंस इन मीडिया तो है ही, इसका सेंसरशिप लगाई जाए, जबकि हमारे पास फिल्म्स के लिए सेंसरशिप ऑलरेडी है। हम लोग सीबीएफसी से पहले उसको पहले वो प्री सेंसरशिप होती है उसकी। स्टिकर रेटिंग गाइडलाइंस की वो सब ऐसा करा जाए कि सबको पता होना चाहिए भाई कौन सी मूवी किसके लिए है, कैटेगरीज के लिए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, बट उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो।
हार्शर फाइन्स और मूवीज इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, देखो उन मूवीज पे फाइन जो ऑफेंस वॉयलेंस को बढ़ा रही है लोगों में, उस पर नहीं। जो इविल दिखा रही है सोसाइटी की, उन पर नहीं। जैसे अभी मैसेज कोई मूवी आई थी, उसमें काफी ज्यादा हार्श रियलिटी बताई गई है, वो वॉयलेंस को बढ़ावा नहीं दे रही, बट वो एक सोसाइटी की जो रियल फेसिस है उस चीज को दिखा रही है। तो उसमें यही बात बोले है कि जो ऐसी मूवीज है तो वॉयलेंस को बढ़ा रही है जानकर, उनके ऊपर फाइन्स लगाया जाए, इंस्टेड ऑफ वो नहीं जो एक एविल्स को दिखाना चाहते हैं सोसाइटी के। अब वो किसी भी जेंडर में हो सकते हैं, जिन्हें वुमेन्स के लिए हो, मेल्स के लिए हो, किसी के लिए भी हो सकता है। एड टेक्नोलॉजीज टू फिल्टरिंग वेबसाइट टू सी मूवीज, मतलब कि वेबसाइट आज के इतने चल रही है उन पर थोड़ा फिल्टर लगाया जाए ताकि कोई इंसान कोई मूवी देखना चाहता है, क्योंकि मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सोल्यूशन। क्योंकि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा आ चुके हैं जहाँ पे अभी ऐसा रूल्स तो नहीं है। तो उन सब पे काफी ज्यादा फिल्टरिंग उस चीज की ध्यान रखी जाए, जो भी कोई मूवीज वहाँ पे लॉन्च हो रही है। मेक लीगल फ्रेमवर्क तो मोर स्ट्रॉन्ग, और ये ध्यान रखा जाए जो लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास है उन लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके लीगल वर्क्स का मीडिया के अंदर। ठीक है। अब ऑफेंसिव मटेरियल की बात करें तो ऑफेंसिव मटेरियल बात करता है किसी भी ऐसे मटेरियल को पब्लिश करना या ब्रॉडकास्ट करना, उस ऐसे कंटेंट को जिसके अंदर फोटोग्राफ, फिल्म या वेबसाइट कुछ भी हो जो कि इंसल्ट कर रहा हो या फिर वो ऑब्जेक्शनेबल मैटर हो कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है। जो कॉज कर रहा हो रिसेंटफुल डिस्प्लेजर कर रहा हो या फिर हाईली इरिटेटिंग या एंगरिंग या अनोइंग चीजें हो, ऑफेंसिव मटेरियल में वो सब चीजें आती हैं। ठीक है। कोई ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो, हाईली इरिटेटिंग हो या अनोइंग हो, या जिससे लोगों के अंदर गुस्सा और क्रोध भर रहा हो, या फिर ऐसी कोई चीजें जो वुमेन्स के अगेंस्ट हो, डेरोगेटरी हो, ऐसी कोई मटेरियल्स जो क्या कर रहे हैं, ऑफेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, वॉयलेंस को बढ़ा रहे हैं, वो सब हमारे ऑफेंसिव मटेरियल में आते हैं। ऑफेंसिव मटेरियल के हमारे कंसर्न्स हैं जैसे कि स्टेरियोटाइपिंग होना चाहिए, मतलब मीडिया को जो भी मीडिया पोर्ट्रे कर रही है एथनिक, जेंडर, रिलीजियस ग्रुप को, वो थोड़ा स्टेरियोटाइपिकल तरीके से होना चाहिए। अपनी मर्जी से कुछ भी ना हो, एक्यूरेट हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, बातें सारी ऐसे ना ऊपर नीचे हो, और वर्ड्स का ध्यान रखा जाए, जो वर्ड वो यूज कर रहे हैं वो ठीक होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि गलत वर्ड वो यूज कर दिए, कोई ऑब्वियस वर्ड उन्होंने यूज कर दिया जिससे इफेक्ट पड़ जाए बहुत ज्यादा, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। Profanity and sexual content. Excessive use of explicit language or sexually graphic scenes can offend certain audiences and be inappropriate for younger viewers. अब इसमें कहा गया ऑफेंसिव मटेरियल में ये चीज ध्यान रखना चाहिए, जो ज्यादा सेक्सुअल ग्राफिक दिखाते हैं, ज्यादा सेक्सुअल सीन्स आप दिखा रहे हो अपने ऑडियंस को, कहीं ना कहीं कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिसके लिए वो सब चीजें ठीक नहीं होती, जिसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारे यंगर व्यूअर्स, क्योंकि जो वो लोग उस टाइम पे देखते हैं वही चीजें वो लोग सीखते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी, ये ध्यान रखा जाए, इसे कंसिडर करा जाए कि जो कल्चर है उसको कोई ऑफेंसिव, मतलब उसका कोई ऑफेंस तरीके से यूज ना हो। व्हाट इज कंसिडर एक्सेप्टेबल इन वन कल्चर मे बी डीपली ऑफेंसिव इन अनदर। ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कल्चर अगर अलग है, हो सकता है सामने वाले का कल्चर अलग हो, मैं अपने कल्चर में बिलीव करती हूँ, सामने वाला मेरे कल्चर में ना बिलीव करता हो, हर ऑडियंस हर एक ही कल्चर में तो नहीं बिलीव करती। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखा जाए जब भी आप कल्चर से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ मूवीज में ला रहे हैं, तो दूसरे की कल्चर हो, रिलीजन हो, उन सबको रिस्पेक्ट दी जाए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है मीडिया ने। अब मीडिया के अंदर इट कैन बी अ फिल्म, इट कैन बी ब्रॉडकास्ट, प्रिंट मीडिया, कुछ भी इसमें हो सकता है। सेंसरशिप की बात की तो सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप होता है सप्रेशन कर देना किसी भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पब्लिक कम्युनिकेशन से। मतलब आपने कुछ पब्लिश करा तो आप उसको पहले सेंसर कराओगे ताकि उसके अंदर से जो भी कोई ऐसा मटेरियल होगा जिससे कल को दिक्कत हो सकती है वो सब वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। This may be done on the basis that such material is considered objectionable, harmful, sensitive or inconvenient. जो भी कोई मटेरियल हमारा ऑब्जेक्शनेबल होगा, हार्मफुल होगा, सेंसिटिव या इनकन्वीनियंट होगा, वहां से इसको रिमूव कर दिया जाएगा। सेंसरशिप कैन बी कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, अदर कंट्रोलिंग बॉडीज को बॉडी जो है सेंसरशिप करा सकती है। बट इंडिया में हमारे पास सेंसरशिप के लिए हमारे पास एफसीएटी दे रखा है। ठीक है। प्री सेंसरशिप, इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्री सेंसरशिप अलाउड थी, और वो भी अलाउड है इसलिए ताकि जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उसको प्रोटेक्ट करा जा सके, लॉ को प्रोटेक्ट करा जा सके, इसलिए हमारे पास प्री सेंसरशिप के लॉज हैं। सेल्फ सेंसरशिप ये होती है कि आप कुछ पब्लिश कर रहे हो, आप खुद ही अपनी चीजों को एकदम वो कर लो, अपनी कुछ चीजों को आप खुद ही पढ़ लो कि इसमें क्या ठीक है क्या गलत है। आपको लगता है ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, कल को इससे दिक्कत हो सकती है, आप कुछ इंटेंशनली ऐसे कुछ लिख रहे हो जिससे कल को दिक्कत हो सकती है, तो उन सबको आप सेल्फ उन सबको आप हटा दो। सेल्फ सेंसरशिप डिफाइन करता है एज एक्ट ऑफ इंटेंशनली एंड वॉलेंटरली आप सप्रेस करो इस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अदर्स व्हेन फॉर्मल एविडेंस आर एब्सेंट।
मतलब कि आप खुद से ही अपना जो कंटेंट आपसे खुद से स्क्रूटनी कर रहे हो, आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है इसमें हमारे पास कोई फॉर्मल एविडेंस नहीं है, मतलब हमारे पास कोई फॉर्मल जैसे वर्ड्स है इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो आप उसको वहां से हटा दो, उसे रिप्रेजेंट ना करो, वो होता है सेल्फ सेंसरशिप, जब हमने खुद से एक स्टेप ले लिया उस चीज को ठीक करने के लिए। ठीक है। आप बात करते हैं यूनिट 5 की। तो हमने पढ़ा सेंसरशिप का, लेकिन अब रिसेंटली में देखा जाए तो रिसेंटली में जो ज्यादातर एथिकल इश्यूज है वो ज्यादातर लोग टीआरपी के चक्कर में करते हैं। मोस्टली तो टीआरपी के चक्कर में ही ये सब चीजें होती हैं, एथिकल इश्यूज ज्यादातर टीआरपी के चक्कर में ही बढ़ते हैं। अब अगर बात करी जाए प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 और प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आया वो आया था, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड व्हाट आर द एक्शन टेकन अगेंस्ट न्यूज़पेपर ऑफेंडिंग अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिस्ट एथिक्स। प्रेस काउंसिल का अगर हम पढ़ें, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, तो जो हमारा प्रेस काउंसिल एक्ट है वो हमारा सेकंड प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन पर जो है स्टैब्लिश हुआ था। एज अ स्टेच्यूटरी प्रेस काउंसिल ये स्टैब्लिश हुआ था। ये जो एक्ट था ये पास करा गया था टू स्टैब्लिश प्रेस काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्विंग फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड न्यूज। अब देखो, जो प्रेस काउंसिल एक्ट है हमारा सेकंड प्रेस कमीशन के बेसिस पर स्टैब्लिश हुआ। इसका जो मोटो था वो बेसिकली ये था कि प्रेस की जो फ्रीडम है उसको मेंटेन करा जाए एंड इनकी जो स्टैंडर्ड है न्यूज़पेपर का उसको इम्प्रूव करा जाए, और न्यू एजेंसीज जो न्यूज एजेंसीज है उसको स्टेब्लिश करा जाए इंडिया के अंदर, इसलिए हमारा प्रेस काउंसिल आया था। ठीक है। और किसके बेसिस पे? हमारा प्रेस कमीशन के बेसिस पे स्टेब्लिश हुआ प्रेस काउंसिल एक्ट, वो भी सेकंड प्रेस कमीशन के बेसिस पर। अभी जो प्रेस काउंसिल स्टेब्लिश हुआ था 1966 में, एंड द प्रेस काउंसिल एक्ट हुआ हमारा 1967 में, रीअपील हो गया 1976 में, इमरजेंसी के टाइम पे से रीअपील कर दिया गया। फिर जो प्रेस काउंसिल का बिल था 1977 में पास हुआ दोनों हाउसेस के द्वारा, एंड वो हमारे स्टेच्यूट बुक में आया एज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978। आफ्टर द उसने प्रेसिडेंट की असेंट ली 7 सितंबर 1978 को उसने प्रेसिडेंट की असेंट ली। अब उसके बाद बात करा जाए Establishment of Press Council, Section 3. It established the Press Council of India as a statutory and autonomous body. अब establishment क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एज ए स्टेचुटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी की तरह स्टेब्लिश करा गया है। ठीक है। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है प्रेस काउंसिल की? सेक्शन 5 के अंदर इसकी कॉम्पोजिशन दी है। इसके अंदर 28 मेंबर्स होंगे, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा जो कि हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। उसके साथ साथ इसके अंदर मेंबर्स होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वर्किंग जर्नलिस्ट को, एडिटर्स को, ओनर्स को न्यूज़पेपर के, वो सारे के सारे इसके मेंबर्स होंगे। और इनमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे कल्चरल लिटरेसी एंड लीगल फील्ड के लोग भी इसके मेंबर होंगे। अब बात करें जाए क्या फंक्शन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, इसके फंक्शन ये है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा जर्नलिस्ट के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, ताकि एक हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करा जा सके। ये ध्यान रखिए इनकरेज करेगा ग्रोथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक सर्विस अमंग द जर्नलिस्ट, कि जो जर्नलिस्ट है उनके अंदर पब्लिक सर्विस वाली फीलिंग ले और वो पब्लिक सर्विस के लिए काम करें, अच्छे से लोगों को सर्व करें जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। इट टर्न्स टू फूस्टर टेक्निकल एंड अदर रिसर्च एरियाज, और ये क्या करेगा? फूस्टर टेक्निकल मतलब जो भी हमारे अदर रिसर्च एरियाज हैं, टेक्निकल चीजों को जल्दी बढ़ाएगा, और जो हमारे रिसर्च एरियाज है, जो कंसर्न एरियाज है, उन सब पर काम करेगा, उन सबकी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ेस को पब्लिश करवाएगा। ये इंश्योर करेगा कि एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज लोगों को दी जाए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आसपास की बातें हो, जो एक एक्चुअल स्टैंडर्ड न्यूज लोगों को मिलनी चाहिए कि नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल क्या चल रहा है, और मेजर इश्यूज क्या चल रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में लोगों तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचे। दे आर अप टू डेट डेवलपमेंट दैट माइट हिंडर द फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज फील्ड। अब ये क्या बताइए, अप टू डेट डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं लोगों को, और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जितने भी अपडेट्स हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमिक के अंदर, वो सबके सब लोगों तक ये लोग पहुंचाए। तो ये सब इनको मेंटेन करना होता है। इसके साथ साथ ही जो न्यू जर्नलिस्ट है उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। अब इनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्ट सेक्शन 13 में दिए हैं। इनके मेन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को इन्होंने प्रिजर्व करना है, इन्हें मेंटेन एंड इम्प्रूव करना है, स्टैंडर्ड को जो जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन एंड इम्प्रूव करें। उसके साथ साथ एक पब्लिक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। उसके साथ ही इंश्योर करें कि जो न्यूज़पेपर्स हैं वो मेंटेन करें, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पहचाने, उसके थ्रू ही वो लोग काम करें। उसके साथ साथ ये इंक्वायर कर सकते हैं किसी भी कंप्लेंट का, इन्हें कोई कंप्लेंट मिली है अगेंस्ट प्रेस के रिगार्डिंग, तो ये उसको क्या कर सकते हैं, उसको इंक्वायरी ये लोग कर सकते हैं। तो ये इनके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इनकी पावर क्या है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की? तो इनकी जो पावर्स हैं वो हमारे सेक्शन 14 है 15 में दी गई है प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 में।
जिसमें इसके पास है पावर टू सेंसर एंड गिवन गिवन इन सेक्शन 14 के अंदर इसके पास सेंसर की पावर दी हुई है। एंड सेक्शन 15 में इसे कुछ जनरल पावर्स दी गई है। अब पावर्स की बात करें तो सेक्शन 14 बात करता है पावर टू सेंसर, मतलब इस सेक्शन के अंदर प्रोवाइड है कि अगर कोई भी कंप्लेंट जो है दी जाती है न्यूज़पेपर के अगेंस्ट में, किसी न्यूज एजेंसी के अगेंस्ट में, एडिटर जर्नलिस्ट टू होल्ड अपॉर्चुनिटी टू कंसर्न द इंक्वायरी एज द प्रोसेस लेट। अगर किसी के भी अगर कोई कंप्लेंट आती है किसी भी न्यूज़पेपर के अगेंस्ट, तो न्यूज़पेपर जो न्यूज एजेंसीज है, एडिटर्स है, जर्नलिस्ट होते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना कंसर्न बता सकते हैं। उसके बाद जो डिसीजन होगा वो काउंसिल का होगा, वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, जो डिसीजन लेगी काउंसिल उसको फाइनल माना जाएगा सेक्शन 14 के अंदर। सेक्शन 15 बात करता है जनरल पावर्स की। ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि इनको परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी द काउंसिल शैल हैव द सेम पावर्स थ्रू इंडिया एज वेस्ट इन सिविल कोड। इनके पास भी वही सेम पावर है जो हमारे पास सिविल कोड के पास पावर है एक सूट को ट्राई करने की। और इस जब हम सूट को ट्राई करने की बात करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले सम्मन भेजते हैं, ठीक है ना। उसमें हमारा जो प्रोसीजर है, सम्मन भेजना, इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, एविडेंसेस कराना, एग्जामिनेशन कराना दोनों पार्टीज का, तो वो सब भी इसके अंदर फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद ही इनका एक जजमेंट या डिसीजन आएगा जिसको फाइनल माना जाएगा। ओके। अब इनके कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या है सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग। पहले जो कंप्लेंट है अगेंस्ट न्यूज़पेपर एडिटर जनरल के अगेंस्ट जो कंप्लेंट दी गई, उसके बाद ये जो कंप्लेंट है वो कोई भी पर्सन दे सकता है, उन्हें लगता है कि किसी भी एथिकल स्टैंडर्ड का ब्रीच हुआ है। फर्स्टली वो राइट करेंगे एडिटर की इन्फॉर्मेशन और उस ऑब्जेक्शनेबल मैटर के बारे में उसमें लिखेंगे, एंड उसके बाद वो कंप्लेंट पहले एडिटर के पास जाएगी एंड एडिटर का रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। इफ कंप्लेंट सेटिस्फाइड है देन इट्स एंड देयर, इफ नॉट टेकन टू द प्रोसेस। अगर कंप्लेंट ऐसी है कि हाँ जी सेटिस्फाइड है, सामने वाले ने रिस्पॉन्स कर दिया उस कंप्लेंट का, तो ठीक है। अगर नहीं, उसके बाद ही वो कंप्लेंट काउंसिल के पास जाएगी। द कंप्लेंट शुड कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एडिटर। कंप्लेंट के अंदर नेम एंड एड्रेस होना चाहिए एडिटर का, जर्नलिस्ट का और न्यूज़पेपर एजेंसी का पूरा एड्रेस होना चाहिए। अगेंस्ट होम द कंप्लेंट हैज बीन ड्रॉन अलोंग विद ही हैज टू स्टेट द ऑब्जेक्शनेबल मैटर। अब जो आप कंप्लेंट दे रहे हो आप उसके साथ एनेक्चर लगाओगे, आप उसके साथ वो एविडेंसेस लगाओगे कि ये ऑब्जेक्शनेबल मैटर है जिसके बिहाफ पर हम कंप्लेंट दे रहे हैं, तो वो चीज इसके अंदर अटैच होनी चाहिए। उसके साथ साथ एज पर प्रेस काउंसिल प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी रेगुलेशन एक्ट 1979, ये जो कंप्लेंट है वो विद इन 2 मंथ्स के अंदर फाइल करी जाएगी। ठीक है, मंथ्स इन द केस ऑफ डेलीज, न्यू एजेंसीज एंड वीकलीज। इन ऑल अदर केस इट हैज टू बी फाइल्ड विद इन 4 मंथ। अब जो हमारी वीकलीज और डेलीज न्यूज़पेपर्स आते हैं उस केसेस में आपको 2 मंथ के अंदर जो है अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल करनी पड़ेगी। तो पहले कंप्लेंट हमारी जाएगी डायरेक्टली, किससे जाएगी, एडिटर से जर्नलिस्ट के पास जाएगी और उसके अंदर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। अगर कंप्लेंट करने वाले सेटिस्फाइड हो गया एडिटर के रिस्पॉन्स से, वेल एंड गुड है। नहीं हुआ तो कंप्लेंट हमारी काउंसिल के पास जाएगी। और जब हमारी कंप्लेंट काउंसिल के पास जाएगी तो क्या होगा, जो काउंसिल है वो, आप जब कंप्लेंट काउंसिल को दोगे तो आप उसके अंदर जो भी आपने ऑब्जेक्शनेबल मैटर है उसके बारे में उसका जो प्रूफ है वो सब आप उसके अटैच करके दोगे। अगर आपको डेली वीकली इसके बारे में कंप्लेंट लगानी है 2 महीने के अंदर लगा दीजिए, और इसके बाद अगर कोई दूसरे केसेस हैं तो आप 4 महीने के भी अंदर उस कंप्लेंट को लगा सकते हैं। ठीक है। अब आए इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट सेफगार्ड ऑफ प्रेस फ्रीडम। अब जो इंडिया प्रेस काउंसिल है वो सेफगार्ड है, प्रेस की फ्रीडम को वो सेफगार्ड करता है इंडिया प्रेस काउंसिल। ठीक है ना। अब अगर देखा जाए किस तरह से, तो ये सेफगार्ड करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक तरह से सेफगार्ड करना, बट इट वॉज फेल टू अचीव इट। According to the report of Committee to Protect Journalism, the Global Impunity Index, India has been 14th on the list with 18 murders of journalists with impunity from 2008 to 2018। अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो इंडिया प्रेस काउंसिल एक्ट है, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो हमारे जर्नलिस्ट है उन सबको प्रोटेक्ट करा जाए। अगर उनके पास राइट है, फ्रीडम के पास, प्रेस मतलब कि प्रेस के पास फ्रीडम है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन की, तो उस चीज का ध्यान दिया जाए कि उन्हें उस चीज से कोई तकलीफ ना हो। बट ऐसा नहीं हुआ। इंडिया द ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स के अंदर इंडिया जो है वो 14th रैंक में आता है, जिसके अंदर अभी 2018 तक 18 मर्डर्स हो चुके हैं जर्नलिस्ट के। अब ये तो रिकॉर्ड में है, बट इससे भी ज्यादा हुए होंगे जो अभी तक रिकॉर्ड में आए नहीं होंगे, जो रजिस्टर्ड नहीं हुए होंगे कभी। उसके बाद रिपोर्टर विद बॉर्डर्स आरएसएफ हैज लिस्टेड इंडिया ऑन 138th
ऑन इट्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018 के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास ऐसे काफी मर्डर केसेस हैं जिसके अंदर जब जर्नलिस्ट ने आवाज उठाने की कोशिश करी किसी भी क्राइम के अगेंस्ट या फिर ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करी तो उनको क्या कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। जिसमें मारे द शूटिंग का गौरी लंकेश को भी मार दिया गया था। ये एक वेतरान जर्नलिस्ट एंड एडिटर थे। इन्होंने क्रिटिसाइज करा था राइट ऑफ विनिंग एक्सट्रीमिज्म एंड कम्युनल वायलेंस के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी, जिसमें इनको मार दिया गया था एज बिकॉज ऑफ एंटी हिंदुत्व स्टैंड इन्होंने लिया था तो इनको मार दिया गया था। ठीक है। अब आए नवीन निश्चल ऑफ दैनिक भास्कर, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट रिपोर्ट करी थी तब इनको मार दिया गया था। संदीप शर्मा जो थे स्टोरी पब्लिश करते थे इलीगल सैंड माइनिंग के ऊपर एंड पुलिस करप्शन के ऊपर ये स्टोरीज पब्लिश करते थे, इनको भी मार दिया गया था। सुजाता बुखारी रिपोर्ट, इन्होंने कश्मीरी सिचुएशन के ऊपर रिपोर्ट की थी, इनको भी मार दिया गया था। तो ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं जिनको मार दिया गया क्योंकि उन्होंने रिपोर्टिंग करी, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग एक्चुअल थी, जो उन्होंने करप्शन ढूंढने की चीजें करी रिपोर्टिंग के लिए उन सब सिनेरियोज में उनके जो है डेथ करी गई थी, उन लोग को मार दिया गया था, उन लोग का मर्डर कर दिया गया था। In order to protect democracy, there are need to protect the independence of the press. Furthermore, election required. अब देखो अगर हमने वाकई में डेमोक्रेसी को बचाना है तो कहीं ना कहीं हमें प्रेस की जो फ्रीडम है उसका ध्यान रखना पड़े। ठीक है। बट ऐसा होता तो नहीं, ऐसा एक्चुअल में तो हुआ नहीं, प्रेस कितना भी बोले। अब बात करें प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया की। अब हमने पढ़ा पहले प्रेस काउंसिल एक्ट, ठीक है ना, हमारे पास प्रेस काउंसिल एक्ट से पहले हमारे पास आई थी प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया। अब जो हमारी प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया आई थी इसको रेफर करा गया था टू ऑफिशियल कमीशन ने जो अपॉइंट करे गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड ये एग्जामिन करते थे द स्टेट ऑफ प्रेस एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। तो जो प्रेस कमीशन थी ये हमारे इंडिया में स्टेब्लिश करी गई थी, जो हमारे गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने इसके अंदर टू ऑफिशियल कमीशन को अपॉइंट करा था। जो टू ऑफिशियल कमीशन थे ये क्या करते थे, ये एग्जामिन करते थे स्टेट को लेके, मतलब प्रेस की जो स्टेट चल रही है मतलब सिचुएशन है वो सबको ये एग्जामिन करते थे। तो हमारी जो फर्स्ट प्रेस कमीशन बनी थी वो 1952 से 1954 तक बनी। ये इसमें अपॉइंट करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके चेयरमैन थे जस्टिस JS राधाक्षा, इसके चेयरमैन थे। इसमें बेसिकली इन्होंने स्टडी करी थी जो स्टेटस है प्रेस का इंडिया के अंदर उसके बारे में इन्होंने इसमें जाना। इन्होंने रिकमेंड करे मेजर्स ताकि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको इंश्योर करा जाए। उसके साथ साथ इन्होंने इंश्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन जर्नलिज्म। तो ये सब चीजें हमारी जो फर्स्ट प्रेस कमीशन थी तो उन्होंने ये सब चीजें रिकमेंड करी। उसके बाद इसके कुछ की रिकमेंडेशन थी जैसे कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेस काउंसिल टू मेंटेन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। इन्होंने कहा कि स्टैब्लिशमेंट करा जाए प्रेस काउंसिल का ताकि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करा जा सके। इन्होंने कहा कि जो जर्नलिस्ट है उनको ट्रेनिंग दी जाए। इन्होंने कहा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए मोनोपोलिस के ऊपर। इन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है कंट्रोल ना करे और ना ही इंटरफेयर करे प्रेस के फंक्शंस के साथ। इन्होंने कहा कि हमें रेगुलेशन की जरूरत है विदाउट कर्बिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है। और इसका आउटकम क्या हुआ, बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 एंड लेटर क्या हो गया, रीस्टैब्लिश हो गया अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। तो ये कुछ की रिकमेंडेशन उन्होंने दी। अब बात करते हैं सेकंड प्रेस कमीशन की। सेकंड प्रेस कमीशन अपॉइंट करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1980 में। आफ्टर द इमरजेंसी वाज लिफ्टेड द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द सेकंड प्रेस कमीशन। ठीक है। और पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टैब्लिश करा था 1980 के अंदर, आफ्टर द इमरजेंसी इसको लाया गया था। The commission was set up under the chairmanship of Justice PC Goswami. Justice PC Goswami की chairmanship के अंदर इसको establish करा गया। But he and his colleagues resigned in the January 1980 with the formation of new government. फिर जब 1980 में न्यू गवर्नमेंट आई तो क्या हो गया, इन सबको रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद जस्टिस के मैथ्यू के द्वारा सेकंड प्रेस कमीशन को एस्टेब्लिशमेंट करा गया। उसी के ही स्टैब्लिश से हमारा प्रेस काउंसिल एक्ट बना था जो हमारी सेकंड रिकमेंडेशन थी। The Press Council Act has amended to allow the council to assess the quality and adequacy of journalist training. इसके अंदर बात की कि क्वालिटी एंड एडिक्वेसी दी जाए हमारे जर्नलिस्ट ट्रेनिंग के लिए। उसके साथ इसमें बात की गई कि प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 इंक्लूड करेगा रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, कि रिस्पेक्ट की जाए। और इसके अंदर दैट द एडिटर इज और इसमें ये भी कहा गया कि एडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा हर उस चीज के लिए जो कि उसके न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रही है, चाहे वो कोई एडवर्टीजमेंट ही क्यों ना हो। इसके अंदर ये भी कहा गया कोई इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है एडवर्टीजमेंट कोड का एथिक्स का तो उसके खिलाफ काउंसिल जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। इसमें ये भी बात की गई, इसके अंदर क्रिएशन करा गया कमीशन का ताकि डेवलपमेंट को इनकरेज करा जा सके प्रेस के लिए इन वेज में, ताकि ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। पर्टिकुलरली इन्होंने कहा कि इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर प्रिंट होने चाहिए विद लो रीडरशिप एंड स्मॉल मीडियम साइज पेरियोडिकल्स विद हाई सर्कुलेशन।
तो ऐसा इन लोगों ने कहा था सेकंड प्रेस कमीशन के अंदर। सेकंड प्रेस कमीशन के बेसिस पर हमारा इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट स्टैब्लिश हुआ 1978 का। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि सेकंड प्रेस कमीशन के बाद ही ये हमारा स्टैब्लिश हुआ था। अब बात करें येलो जर्नलिज्म की। तो येलो जर्नलिज्म क्या होता है, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होते हैं दैट इज रिटन इन एक्सेलरेटेड वे इन ऑर्डर टू शॉक द लीडर्स। होता है ना, छोटी छोटी खबरों को एकदम शॉक करके लिख देते हैं कि आज ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो सब चीजें हमारी येलो जर्नलिज्म के अंदर कवर करती है। मतलब जो छोटी छोटी हेडलाइन है हम उनको बहुत ज्यादा बोल्ड करके दिखाते हैं ताकि हम अपने टीआरपी को बढ़ा सके या फिर हम अपने जो व्यूअर्स है रीडर्स को शॉक कर सके। तो येलो journalism and yellow press are American terms here for journalism and associated with newspaper that present little or no legitimate, well-researched news while instead using eye-catching headlines for increased sale। तो आई कैचिंग हेडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि सेल्स बढ़े, बट वो लेजिटिमेट नहीं होती थी वो इन्फॉर्मेशन ज्यादातर। टेक्निक्स में इंक्लूड एक्सेलरेशन ऑफ न्यूज इवेंट्स, स्कैंडल मॉनिटरिंग और सेंसलाइजेशन। ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता था। तो बेसिकली येलो जर्नलिज्म को देखा जाए तो येलो जर्नलिज्म वो होता है जो छोटी सी हेडिंग्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, जो उसका कोई लेना देना नहीं होता, बट उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखाया जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हेडलाइन बहुत ज्यादा यूज होती है, इवन माइनर न्यूज बहुत ज्यादा दिखाई जाती है। ग्रेशियस यूज ऑफ पिक्चर इमेजिनरी ड्राइंग्स का यूज होता है। यूज करता है मिसलीडिंग हेडलाइंस का, फेक इंटरव्यूज का। उसके बाद वह ड्रामेटिक सिंपैथी होती है सिस्टम के अगेंस्ट। सेंसेशनल हेडलाइंस होती है। एक्सेलरेशन और फैब्रिकेशन, लैक ऑफ वेरिफिकेशन, इस टाइप की चीजों को ये लोग यूज करते हैं येलो जर्नलिज्म के अंदर। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ आई होंगी। अब अगर बात करूं मीडिया ट्रायल की, अगर मीडिया ट्रायल की कि मीडिया ट्रायल होता क्या है, तो बेसिकली जो मीडिया ट्रायल है वो सिचुएशन को रेफर करा के जहाँ पे मीडिया जो है अपने खुद की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बेसिस पे वो किसी भी इंडिविजुअल को, मतलब जिसका ऑफेंस से रिलेटेड होता है, उसको गिल्टी प्रूव कर देती है। तो उसको मीडिया ट्रायल कहते हैं। लेकिन अब इंडिया में मीडिया ट्रायल बैन है, इंडिया में मीडिया ट्रायल नहीं है, ये पहले होता था। ठीक है। अब जैसे कि हमने लिखा है कि मीडिया ट्रायल बेसिकली ऐसे सिचुएशन को रेफर करा गया है। देखें। और मीडिया ट्रायल का हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मीडिया ट्रायल का पहले बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये एक दो क्वेश्चन वो लिखे हैं मैंने यहाँ पे जो पहले आ चुके हैं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया रहे। अगर क्वेश्चन आ जाए बाई चांस तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो बेसिकली मीडिया ट्रायल रेफर करा गया उस सिचुएशन को जहाँ पे जो मीडिया आउटलेट करती है अपने कंडक्ट को, अपने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन को वो कंडक्ट करती है एंड पब्लिकली डिक्लेयर कर देते हैं इंडिविजुअल्स को एज गिल्टी और इनोसेंट। ठीक है, इवन बिफोर कोर्ट हैज डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट। कोर्ट के वर्डिक्ट डिलीवर करने से पहले ही मीडिया अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसको गिल्टी या इनोसेंट प्रूव कर देती है in India. And this phenomena has grown significantly within the rise of 24/7 न्यूज चैनल सोशल मीडिया। और ये जो फिनोमिना है हमारा सोशल मीडिया से, न्यूज चैनल से सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला है इस फिनोमिना को। ठीक है। क्योंकि मीडिया पे जो दिखता है लोग उसे कहीं ना कहीं ट्रूथ मान लेते हैं, और जो मीडिया अपनी पहले इन्वेस्टिगेशन करती है उसी बेसिस पे वो किसी को भी इनोसेंट या गिल्टी बोल देती है, इवन बिना सारी बातें जाने या बिना किसी एविडेंसेस के वो उसको गलत ठहरा देती है। अब इसमें क्या है, ट्रायल बाय मीडिया हैपेंस व्हेन द न्यूज मीडिया इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन इन सच वे दैट इट अफेक्ट्स द रेपुटेशन एंड समटाइम्स इवन लीगल आउटकम ऑफ दैट इंडिविजुअल्स। अब क्या होता है, मीडिया ये करती है, मीडिया इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक ओपिनियन को, इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि जो भी इंसान होता है उसकी रेपुटेशन, इवन उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, और उसके साथ साथ उसके उसके ऊपर लीगल इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, जिसमें वो जो भी इंडिविजुअल उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है चाहे वो गिल्टी ना हो, लेकिन मीडिया उस तरह से पब्लिक ओपिनियन को भी इन्फ्लुएंस कर देती है कि हाँ सबको लगने लगता है कि ये पर्सन गिल्टी है। इवन उससे कोर्ट ने भी गिल्टी नहीं बोला, उससे पहले ही मीडिया अपना डिसीजन दे देती है उस चीज में। It often violates the legal principle that the person innocent until proven guilty। Even media trial जो है, ये जो हमारा लीगल प्रिंसिपल है ना कि innocent until proven guilty। इवन उसने क्राइम करा है हम उसे तब तक इनोसेंट मानेंगे ही मानेंगे जब तक उसका जो गिल्ट है वो प्रूव नहीं हो जाता। तो कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल इस चीज को इन्फ्लुएंस करता है। और उसी के साथ बात करते हैं एक्सटेंसिव कवरेज की। हाँ जी, तो इसी के साथ बात करते हैं कि इसी के साथ ही बात करते हैं एक्सटेंसिव कवरेज की। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती है, उसमें काफी ज्यादा कवरेज होती है मीडिया की। स्पेकुलेटिव डिबेट्स एंड इमोशनल नैरेटिव रिप्लेस फैक्चुअल रिपोर्टिंग। अब क्या होता है, मीडिया का क्या सीन है कि उन्हें जो दिखता है या जिस टाइप से वो उस चीज को फॉर्म कर पाते हैं वो इसी तरह से उस चीज को बताते हैं।
ठीक है। तो जो स्पेकुलेटिव डिबेट्स हैं, जो इमोशनल नैरेटिव्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देता है हमारे फैक्चुअल रिपोर्टिंग को। फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग हमारी कहीं ना कहीं दब जाती है, और जो इमोशनल बेस्ड चीजें होती हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के बेस्ड पे हो, किसी भी जेंडर बेस्ड पे, उन सबको इतना ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। उससे क्या होता है, मीडिया ट्रायल से जो एक्यूज पर्सन होता है उसको पब्लिकली शेम होना पड़ता है, इवन विदाउट फॉर्मल चार्ज। अभी तक उस पे फॉर्मल चार्जेस लगे भी नहीं होते, लेकिन कोई भी क्राइम होते ही मीडिया को जब न्यूज मिल जाती है, तो मीडिया कोर्ट का वेट करने से पहले उसको गिल्टी प्रूवन कर देती है, कंडीशंस दिखा दिखा के, सर्कमस्टांसेस दिखा के, और कहीं ना कहीं इमोशनल नैरेटिव्स का यूज करके वो उसको क्या कर देती है, गिल्टी प्रूवन कर देती है, इवन विदाउट एनी फॉर्मल चार्जेस। बिना फॉर्मल चार्जेस के बिना ही वो उसको गिल्टी प्रूव कर देती है। पब्लिक ओपिनियन इज शेप्ड बिफोर द कोर्ट प्रोसीडिंग कंक्लूड। अभी क्या होता है, जब ऐसा कोई क्राइम हुआ जिसके बारे में मीडिया को पता चला, मीडिया ने वो चीजें बता दी और इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दी कि कोर्ट का कोई भी डिसीजन आने से पहले ही क्या हो जाता है, एक पब्लिक ओपिनियन बन जाता है लोगों का कि नहीं जी यही गलत है। अब अंदर की बात तो नहीं पता ना किसी को, अंदर की बात तो कोर्ट को ही पता होगी जब मैटर कोर्ट में जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से क्या होता है, जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो पहले ही बन जाता है लोगों का कोर्ट का डिसीजन आने से पहले। ठीक है। तो जो हमारे जो मीडिया, एक सेकेंड, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मीडिया ट्रायल है वो क्या करते हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो फेयर ट्रायल के, जो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर दिए गए हैं, कहीं ना कहीं वो उसको इन्फ्रिंज करते हैं मीडिया ट्रायल के। दे कैन जियो पैराडाइज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वेयर एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रिजम्पशन और इनोसेंसी उसको खराब करते हैं, उसको जियोप्रेडाइज कर देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं किसी भी एक्यूज को, और हो सकता है कि आगे जाके वो एक्यूज ना बने, जिससे मीडिया पहले ही एक्यूज प्रूव कर देती है। जो करेक्टर एसेंशन होती है, जो सोशल ऑस्ट्रेसिज्म होते हैं, वो ज्यादातर अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, क्योंकि उनके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती। दिस कैन हैव सेवरल इम्पैक्ट। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, मीडिया ट्रायल तो हमें पता चल गया क्या होता है, बट अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, इससे कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन एंड प्रिजुडाइज, वो लोग पब्लिक ओपिनियन को शेप कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक पब्लिक का एक व्यू बन जाता है। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है ज्यूरी को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जजेस को भी ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर बहुत एट लार्ज पब्लिक एक ही फेवर में चल गई, बिना सारे फैक्ट जाने, बिना सर्कमस्टांसेस जाने, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें जजेस पर भी प्रेशर बनाती हैं डिसीजन को लेकर। रही बात जुडिशियल प्रेशर्स की, तो ये सारी चीजें इनडायरेक्ट प्रेशर बनाती हैं जजेस की, जो जजेस पर मीडिया जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर देता है जजेस को उनका कोर्ट का डिसीजन लेने के लिए। राइट टू अ फेयर ट्रायल, मीडिया ट्रायल अंडरमाइन कर देता है हमारा राइट टू फेयर ट्रायल को। अ फंडामेंटल एस्पेक्ट है हमारा जस्टिस का, जो कि हमारा आर्टिकल 21 में दिया है, जिसको मीडिया ट्रायल क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर देता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, अब हमने देखा मीडिया ट्रायल क्या होता है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है मीडिया ट्रायल। तो जो मीडिया ट्रायल है वो अभी नया तो है नहीं, वो तो पहले का चलता आ रहा था मीडिया ट्रायल। ठीक है। सो जो मीडिया ट्रायल्स आर नॉट अ न्यू ऑक्यूरेंस इन इंडिया, दे हैव बीन पार्ट ऑफ द कंट्री। ये हमारी कंट्री के बहुत पहले से ही पार्ट थे, मीडिया लैंडस्केप फॉर डिकेड से ये सब चीजें चलती आ रही हैं। काफी केस ऐसे हुए थे, जैसे नानावती केस हुआ था 1950s में, जहाँ पे मीडिया ने एक सब्सटैंशियल रोल प्ले करा था पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए। The advent of 24 hours news channel and social media has amplified this trend। अब क्या हुआ, ज्यादातर जो सोशल मीडिया है, जो न्यूज चैनल है, उन सब चीजों से ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनपे। और आज के टाइम में भी ये है कि कुछ केसेस रजिस्टर्ड नहीं है, बट मीडिया पर है, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लोग अपने आप ही सामने वाले को गिल्टी प्रूव कर देते हैं, इवन जजमेंट भी नहीं आया होता तो भी अगला बंदा गिल्टी प्रूव हो जाता है। ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग मीडिया ट्रायल एंड जुडिशियल। इंडिया ने क्या करा, इंडिया लैक्स अ स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क डायरेक्टली एड्रेसिंग मीडिया ट्रायल। इंडिया में स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क नहीं था किसके लिए, मीडिया ट्रायल के लिए। However, several laws and judicial pronouncement ने इनडायरेक्टली डील करा है इस इशू के साथ। हमारे पास एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं था कि मीडिया ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, कर तो रहा है इन्फ्रिंजमेंट। तो इसके ऊपर ज्यादा जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुई है उन सब ने इसमें इनडायरेक्टली डील करा है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से ही हमें पता चला है कि भाई मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट ये भी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ये कहीं ना कहीं कोर्ट को कंटेम्प्ट करता है मीडिया ट्रायल। दिस एक्ट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ सर्टेन कोर्ट्स इन पनिशिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
Section 2C defines criminal conduct which includes any act that scandalize or tends scandalize or lower the authority of any। तो इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्ट इंक्लूड होता है जो स्कैंडलाइज कर रहा है या ट्रेंड कर सकते हैं स्कैंडलाइज करने के लिए, या जो हमारी कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर कर सकते हैं, तो वो सब हमारे कंटेम्प्ट में आता है। तो कहीं ना कहीं अगर मीडिया कोर्ट के जजमेंट सुनाने से पहले खुद जजमेंट सुना रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट ही है। तो ये सब बेसिकली क्या माना गया, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी माना गया। ठीक है। एंड अगर आप में से किसी को कोई भी इशू तो प्लीज आप अपने इश्यूज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। आपको कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं द मीडिया ट्रायल एंड जुडिशरी। अभी क्या होता है मीडिया ट्रायल से, सोसाइटी का पैशन है मीडिया ट्रायल जनरेट। अभी से क्या होता है, इससे काफी ज्यादा इमेंस सोशल प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हो उससे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जजेस के लिए कि वो देखो, एक तो जजेस तो पहले से इम्पार्शियल नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं जब इतना ज्यादा पब्लिक ओपिनियन बढ़ जाता है जिससे सोशल प्रेशर बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं जजेस को भी उस चीज से काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है। ठीक है। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं इम्पार्शलिटी इंक्रीज कर सकती हैं, बट ऐसा होता नहीं। The portrayal of accused in media can influence public perception and indirectly impact the judicial decision। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा अगर पब्लिक उसमें इंक्लूड होगी, तो उससे क्या हो सकता है, जुडिशियल डिसीजन को वो सब चीजें इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी। इरोजन जुडिशियल अथॉरिटी। अब क्या होता है, जो मीडिया ट्रायल होता है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल अथॉरिटी को इरोजन करते हैं। जुडिशियल अथॉरिटी कहीं ना कहीं वो लोग हार्म कर रहे हैं। जैसे कि जब हमारे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जैसे कि मुंबई अटैक हुआ था 26/11 का, उसमें भी मीडिया ने एक प्रीमेच्योरली डिक्लेयर कर दी थी पनिशमेंट अक्यूज के लिए, जब तक अभी तक कोर्ट ने नहीं की थी, बट उससे पहले मीडिया खुद ही सब कुछ डिस्कस डिक्लेयर करके बैठ गई थी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें कोर्ट की जो एक्चुअल अथॉरिटी है उसको डिमिनिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पावर तो कोर्ट के पास है ना, किसी को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये सब अथॉरिटी हमारी कोर्ट के पास है। तो कहीं ना कहीं ये जुडिशियल जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, वो एक्सटर्नल प्रेशर से फ्री होना चाहिए। ठीक है। ताकि जो डिसीजन है वो एकदम सही हो सके और वो सोली लीगल प्रिंसिपल एंड एविडेंस पे बेस्ड हो। इसलिए मीडिया का मतलब जो मीडिया है उसको, जैसे हाई प्रोफाइल केसेस में मीडिया को जो डिसीजन दे देती है, वो कहीं ना कहीं हमारे कोर्ट्स की जो डिग्निटी है या उसके जो कोर्ट का रोल है उसको डिमिनिश कर रही है। क्योंकि कोर्ट का जो है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, उसका एक्सटर्नल प्रेशर से दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है कहीं ना कहीं वो सब चीजें इनडायरेक्टली कोर्ट के डिसीजन को भी इफेक्ट करती है। अब बात करें डिस्ट्रप्शन ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मैंडेट करा हुआ है फेयर ट्रायल प्रोसेस का सारे क्राइम्स के अंदर। ठीक है। वो सारे क्राइम मतलब सारे जितने भी क्राइम हो उन सबके अंदर हमारे पास फेयर ट्रायल का प्रोसेस है। मीडिया इंटरफेयर्स करती है एंड डिस्टर्ब कर देती है हमारे इस प्रोसेस को। इवन वो हमारे इस प्रोसेस से बियॉन्ड जाके जो फैक्चुअल अपडेट्स हैं एंड जो वेंचर्स इनटू स्पेक्युलेटिव रिपोर्टिंग, अब वो क्या करती है, जो फैक्चुअल हमारे अपडेट्स हैं उसको तो नहीं वो लाती, वो अपनी जो उसके जो खुद के एनालिसिस होते हैं उन सबको वो लोग शो करते हैं ज्यादातर। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, डिस्ट्रप्शन करती हैं हमारे जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट में आप ये सोशल प्रेशर, इरोजन ऑफ जुडिशरी, डिसरप्शन ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे कि ये कुछ हमने केसेस मेंशन करे हैं। प्रद्युम्न ठाकुर केस 2017 का केस हुआ था। इसमें एक 7 ईयर ओल्ड बॉय था जो डेड पाया गया था। ठीक है। हाँ, इसमें जो एक 7 ईयर ओल्ड बॉय था जो कि डेड पाया गया था, एक जो बस कंडक्टर था उसको रॉन्गफुली एक्यूज बना दिया गया था। इस बच्चे की जो डेथ हुई थी उसके अंदर जो कंडक्टर था उसको इन्होंने, मीडिया ने रॉन्गफुली एक्यूज बना दिया था। मीडिया ट्रायल्स ने डिक्लेयर कर दिया था उसको गिल्टी, बिना जुडिशियल ट्रायल के मीडिया ने खुद ही उसे गिल्टी अप्रूव कर दिया था। लीडिंग टू सेवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द कंडक्टर। बट क्या हुआ इससे, जो कंडक्टर था उसके पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। This case exemplifies how media speculation can unjustify affect individual life। इस केस से पता चलता है कि यार जैसे कि मीडिया की जो स्पेकुलेशन है वो अनजस्टिसली हो सकती है और वो एक इंडिविजुअल की लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि मीडिया ने जिसको एक्यूज बनाया था कोर्ट ने उसको इनोसेंट गिल्टी कर दिया था इस केस के अंदर। अब मीडिया एक्यूज बना चुकी है, लोगों तक बात पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनके पर्सनल प्रोफेशनल दोनों चीजों पे इफेक्ट हुआ था। तो इस केस में बताया गया था कि किस तरह से जो मीडिया स्पेकुलेशन है वो अनजस्टिसली अफेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ। साइबल कुमार गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस
बीके सेन एंड अनदर 1961 का ये केस था। इसके अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो न्यूज़पेपर इन्वेस्टिगेशन होती है ड्यूरिंग ऑनगोइंग ट्रायल्स could interfere with the course of justice whether prejudicing the accused or the prosecution। इसमें इन्होंने बोला जितनी भी न्यूज़पेपर की इन्वेस्टिगेशंस होती है, जब कोई ट्रायल चल रहा है उसमें न्यूज़पेपर अपनी इन्वेस्टिगेशन ले आते हैं या जिसपे वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये सब चीजें हमारा जो जस्टिस है, जस्टिस के कोर्स में ये सब चीजें इंटरफेयर कर रही है, तो उस चीज को बंद कराने की बात करी गई थी। क्योंकि ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक प्रोसिक्यूशन को भी प्रेजुडाइज करती है, साथ साथ एक्यूजर्स की भी रेपुटेशन को हार्म करती है। जस्टिस के एस स्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस था। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा था कि मीडिया ट्रायल जो है इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल्स के राइट टू प्राइवेसी को एंड कॉशन द मीडिया अगेंस्ट सच वायलेशन। इसके अंदर कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिकॉग्नाइज करा जो मीडिया ट्रायल है वो इन्फ्लुएंस करे इंडिविजुअल्स के राइट को एंड प्राइवेसी को, तो इसको कॉशन करा गया जो मीडिया जो वायलेशन मीडिया कर रही है उन सबके अगेंस्ट उनका कॉशन दी गई। ठीक है ना। तो ये कुछ केसेस थे इन सब चीजों के रिलेटेड जिसके बारे में हमें इसमें पता चलता है किस तरह से मीडिया ट्रायल जो है इंडिविजुअल्स पे और एट अ पब्लिक लार्ज वो किस तरह से चीजों को इफेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद हमने मीडिया ट्रायल देखा। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है इसलिए मैंने इसके बारे में मेंशन कर दिया था। तो जो और ये जो क्वेश्चन है मीडिया एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सिलेबस से हटके मतलब जो चीजें पेपर में आई है पहले जिसके बारे में आपने अभी पीछे भी नहीं पढ़ा होगा वीडियो में, तो उनको मैंने इधर मेंशन कर दिया। जैसे कि एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक वॉलेंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी स्टेब्लिश हुई थी 1985 के अंदर। ये ओवरसीज एंड प्रमोट करती है एथिकल एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस जो होती है उस पर ये ध्यान रखती है। ये एक एक तरह का एनजीओ है, ठीक है, रजिस्टर्ड एज एन एनजीओ, नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ये नॉन प्रॉफिट कंपनी के अंदर ही रजिस्टर्ड है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में ही रजिस्टर्ड है। इसका जो बेसिक एम है वो यही है कि जो एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं उनको ध्यान में रखे, मतलब डिसेंट एडवर्टीजमेंट होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रूथफुल एडवर्टीजमेंट होने चाहिए एंड सेफ गार्ड करे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जितने भी एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं। तो बेसिकली जो ASCI है ये ध्यान रखती है सारे एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर जो कि रेगुलेट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। ASCI का कुछ कोड है एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन के। ये कंप्लेंट जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं अक्रॉस ऑल मीडिया वो सब इसके पास ही आती है, सबसे पहले सारी कंप्लेंट्स को यही सुनता है। कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल, ASCI ने ही कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल को स्टैब्लिश कराता है, इसका हार्ट एंड सोल माना जाता है इसको। ये कंज्यूमर कंप्लेंट्स को सुनती है एडवर्टीजमेंट से या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। और ये जो काउंसिल है, जैसे जो कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल है, ये डील करते हैं कंप्लेंट्स के साथ और ये कंप्लेंट्स रिसीव करते हैं इनके कंज्यूमर से, इंडस्ट्री से, किसी भी एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में। कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट जो फॉल्स हो, मिसलीडिंग हो, इनडिसेंट हो, इलीगल हो, उन सब के अगेंस्ट में ये काउंसिल जो है कंप्लेंट रिसीव करती है। और ये जो काउंसिल है CCC मतलब कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल, ये क्या करती है, ये कंप्लेंट्स को रिसीव करती है विद इन अ पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स के अंदर। इसको क्या करना होता है, कंप्लेंट को डिसाइड करना होता है। जब इसे कंप्लेंट मिलती है तो 4 से 6 हफ्ते के अंदर इसको कंप्लेंट डिसाइड करनी होती है। अब इसके मेजर कोड क्या है, इसके जो मेजर कोड है वो है कि देखो ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। नॉन ऑफेंसिव टू पब्लिक, मतलब अगर आप कुछ भी एडवर्टाइज कर रहे हो तो ये ध्यान रखा जाए कि पब्लिक स्टैंडर्ड के अंदर ही वो चीजों को एडवर्टाइज करा जाए। अगेंस्ट हार्मफुल प्रोडक्ट्स एंड सिचुएशन, ये कहता है कि नॉट टू यूज indiscriminately फॉर द promotion ऑफ प्रोडक्ट hazardous और हार्मफुल टू सोसाइटी और इंडिविजुअल्स। ये कहता है कि जो प्रोडक्ट सोसाइटी इंडिविजुअल्स के लिए स्पेशली माइनर्स के लिए प्रोडक्ट्स हार्मफुल हो सकते हैं उन सबको ना ही एडवर्टाइज करा जाए, और अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो उसके अंदर वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो हजार्डियस है तो वो इतने ज्यादा हजार्डियस नहीं होनी चाहिए कि वो अनएक्सेप्टेबल हो सोसाइटी एट लार्ज। ऐसा ना हो कि 60% के लिए वो हार्मफुल है और 40% को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सोसाइटी एट लार्ज के लिए वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो या जिनके लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। फेयर इन कंपटीशन, नॉट डेरोगेटरी टू कंपटीशन एंड नो पैलंगरिज्म, मतलब कि फेयर होनी चाहिए और पैलंगरिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कोड हैं इसके ASCI के। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योर करे ट्रूथफुलनेस ऑनेस्टी को इंश्योर करे, अपहोल्ड करे पब्लिक डिसेंसी को, प्रिवेंट करे प्रमोशन जो हजार्डियस प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन को प्रिवेंट करे, और ये प्रमोट करता है फेयर कंपटीशन को। ठीक है ना, तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है ASCI के।
तो बेसिकली ऐसे किससे लाई गई, एडवर्टीजमेंट जो होते हैं उन सब पे रेगुलेशन के लिए एएससीआई लाई गई। और ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये एक। और इसके बारे में पेपर में पहले आया था, एक ही बार आया जो मैंने देखा था, एक ही बार आया था इसके बारे में क्वेश्चन। कोडिफाइन अपडेट करता है ये एडवर्टीजिंग स्टैंडर्ड्स को। ये क्या करता है, जितने भी एएससीआई रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी वो कोडिफाई कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है अपने कोड को एडवर्टीजमेंट प्रैक्टिस से रिलेटेड को। स्टैब्लिश करेगा कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल को, क्योंकि हमने देखा था इसके अंदर ही हमारी सीसीसी स्टैब्लिश हुई थी, जो क्या कर रही थी, जो कंज्यूमर की कंप्लेंट हो या इंडस्ट्री की कंप्लेंट हो, उन सबको ये सुन रही थी। और 4 से 6 हफ्ते में पूरी की पूरी कंप्लेंट इसे डिसाइड करनी होती थी। और एएससीआई के पास 16 मेंबर्स थे इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर। और वो जो सारे मेंबर्स थे वो क्या थे, रिप्रेजेंटिंग करते थे सेक्टर्स को, सच एज एडवर्टीजर्स थे, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मीडिया, एलाइड प्रोफेशन सच एज मार्केट रिसर्च, कंसल्टिंग, बिजनेस, एजुकेशन। तो ये सारे के सारे इसके अंदर 16 बोर्ड के मेंबर्स थे। बट आज के डेट में, मतलब 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग, इसके अंदर 324, अप्रोक्स 324 के आसपास इसके अंदर मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये था एएसए के बारे में। अगर आप लोग को लगता है कि कोई और टॉपिक रह गया है या ऐसा कोई टॉपिक डिस्कस होना चाहिए, तो प्लीज स्टूडेंट आप मुझे आज ही कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि वो टॉपिक हम शॉर्ट्स वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। छोटे छोटे टॉपिक अगर आपको लगता है कोई रह गया है, तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो आते आते भी लेट हो गई। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। Thank you so much for watching this video.